नमस्कार। बीए फोर्थ सेमेस्टर की यूनिट थर्ड में दो नॉवल हैं। एक पिंजर है अमृता प्रीतम का, उसकी समरी और क्वेश्चंस मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ। और दूसरा ये नॉवल है रविन्द्रनाथ टैगोर का द होम एंड द वर्ल्ड। आज इसकी समरी और क्वेश्चंस देखते हैं। थोड़ा सा पहले नॉवल के बारे में और ऑथर के बारे में देख लेते हैं। द होम एंड द वर्ल्ड वॉज ओरिजिनली रिटन इन बंगाली इन 1916। तो ये जो नॉवल है पहले बंगाली भाषा में लिखा गया था मूलतः 1916 में। द बंगाली टाइटल ऑफ द नॉवल इज़ घरे बाहरे। जो बंगला भाषा में इस उपन्यास का शीर्षक है वो है घरे बाहरे। द नॉवल वॉज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय सुरेंद्रनाथ टैगोर, टैगोर्स नेफ्यू। और इसको अंग्रेजी में अनुवादित किया गया था सुरेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के भतीजे थे। दिस इज़ अ सोशियो पॉलिटिकल नॉवल। ये एक सामाजिक राजनीतिक उपन्यास है डीलिंग विद द थीम्स ऑफ लव एंड नेशनलिज्म, जिसकी विषय वस्तु है प्रेम और राष्ट्रीयता। सेट अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। जो इसकी पृष्ठभूमि है वो स्वदेशी आंदोलन है। द नॉवल एक्सप्लोर्स द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन राइजिंग आइडियोलॉजीज ऑफ वेस्टर्न कल्चर एंड द रिवोल्ट अगेंस्ट इट। इस उपन्यास में एक कॉन्फ्लिक्ट, एक संघर्ष दिखाया गया है जो कि दो आइडियोलॉजीज़ के बीच में था। एक तो वेस्टर्न कल्चर यानी पाश्चात्य संस्कृति, और उसके खिलाफ रिवोल्ट, उसके खिलाफ एक विद्रोह। द होम एंड द वर्ल्ड इज़ रिगार्डेड एज द बेस्ट नॉवल ऑफ टैगोर। इस उपन्यास को रविन्द्रनाथ टैगोर का सबसे अच्छा उपन्यास माना जाता है। अबाउट द ऑथर, ऑथर के बारे में आप पहले ही जानते हैं, मैंने उन पर अलग से भी वीडियो अपलोड किया हुआ है। Rabindranath Tagore, 1861-1941, was a Bengali writer, painter, musician, social reformer and philosopher. तो ये सब कुछ उनके बारे में आप जानते ही हैं। He received Nobel Prize in Literature in 1913। 1913 में उनको नोबेल प्राइज़ मिला साहित्य का फॉर हिज मैग्नम ओपस गीतांजलि, जो उनका मुख्य रचना है गीतांजलि, उसके लिए। एंड ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव दिस कॉवेशस ऑनर। ये जो सम्मान है जिसके लिए सभी लालायत रहते हैं, ये सम्मान मतलब पाने वाले वो पहले भारतीय थे साहित्य के क्षेत्र में। ही फाउंडेड विश्व भारती यूनिवर्सिटी इन बंगाल, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में उन्होंने विश्व भारती यूनिवर्सिटी की स्थापना की। अब देखते हैं इस उपन्यास की समरी। द होम एंड द वर्ल्ड बाय रविन्द्रनाथ टैगोर टेक्स प्लेस इन बंगाल, इंडिया। तो ये जो उपन्यास है बंगाल में घटित है, भारत में, ड्यूरिंग द स्वदेशी इंडिपेंडेंस मूवमेंट इन द अर्ली 90s, यानी 1900 के शुरुआत में, मतलब कि 20वीं शताब्दी का जो शुरुआत है, उस वक्त स्वदेशी आंदोलन चला था। और भारत का जो स्वतंत्र आंदोलन है उसका ये एक अंग था, ये एक भाग था स्वदेशी आंदोलन। द स्टोरी ऑल्टरनेट्स अमंग द व्यू पॉइंट्स ऑफ 3 डिफरेंट कैरेक्टर्स। ये जो कहानी है 3 कैरेक्टर्स के बीच में है मेनली, उनका दृष्टिकोण दिखाती है। बिमला है, मेनली ये कहानी बिमला की है। निखिल जो उसके पति हैं, बिमला के पति हैं, और एंड संदीप, संदीप निखिल के फ्रेंड हैं। और एक प्रेम त्रिकोण बनता है जो अभी आप आगे देखेंगे। मोस्ट ऑफ द स्टोरी टेक्स प्लेस इन निखिल्स एस्टेट। ज़्यादातर कहानी जो घटित होती है निखिल की एस्टेट में, यानी निखिल की के यहाँ घर पर घटित होती है। वेयर द मैरिड बिमला एंड निखिल लिव विद निखिल सिस्टर, सिस्टर इन लॉ है, ये निखिल की भाभी है, बारा रानी। तो इनके ये लोग उस घर में रहते हैं, बिमला और उनके पति निखिल और बारा रानी, ये लोग उस घर में रहते हैं। और उसी घर में रहने के लिए ये संदीप आता है, और ये सारा इनकी जो शांति से भरी हुई ज़िंदगी थी उसमें एक हैवक क्रिएट हो जाता है। द स्टोरी बिगिंस विद बिमला डिस्क्राइबिंग हर रिलेशनशिप विद निखिल। जब ये कहानी शुरू होती है तो बिमला अपने पति निखिल के साथ अपने संबंध का वर्णन कर रही होती है। शी प्रैक्टिकली वर्शिप्स निखिल। वो तो मतलब पूरी तरीके से निखिल की पूजा करती है। बट शी डेस्पाइजेस हर सिस्टर इन लॉ। लेकिन वो अपनी जिठानी से नफरत करती है। हु ऑफन टीजेस एंड इंसल्ट्स हर, जो कि अक्सर उसको परेशान करती है, उसका अपमान करती है। निखिल टर्न्स अ ब्लाइंड आई टू हिज सिस्टर्स ट्रीटमेंट ऑफ बिमला। निखिल अनदेखा कर देते हैं अपनी भाभी के व्यवहार का जो वो बिमला के प्रति करती हैं। रेदर निखिल विशेस बिमला वुड सी हर सेल्फ
and him as equals and leave the home together occasionally. निखिल ये चाहते हैं कि बिमला अपने आप को और उनको बराबर माने, है ना, अपने आप को कम ना माने निखिल से, और कभी कभी घर से बाहर निकले। तभी तो इसका जो टाइटल है वो घरे बाहरे है। वो सिर्फ घर में कैद रहती है, जैसा कि स्त्रियां रहती थीं, कन्फाइंड रहती थीं घर में ही। तो निखिल चाहते हैं कि उनकी पत्नी घर से बाहर भी निकले। Nikhil is loosely involved in the Swadeshi movement, often funding various projects to help the local economy. निखिल इसमें पूरी तरीके से तो शामिल नहीं है, लेकिन हल्के तौर पर इस आंदोलन में शामिल हैं, और वो अक्सर फंडिंग करते हैं, पैसा देते हैं, चंदा देते हैं। जो लोकल इकोनॉमी है वहाँ की, जो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था है। इन एडिशन ही फंड संदीप बाबू, उसके अलावा वो संदीप बाबू को चंदा देते हैं। एन इंडियन नेशनलिस्ट स्पीकर, एक भारतीय राष्ट्रीय वक्ता, होम बिमला सस्पेक्ट्स ऑफ टेकिंग एडवांटेज ऑफ हर हस्बैंड, जिसके बारे में बिमला को संदेह है कि वो उनके पति का फ़ायदा उठा रहा है। बिमला एंड निखिल सी संदीप स्पीक एंड शी इज़ डीपली मूव्ड बाय हिज कैरिज्मा। बिमला और निखिल संदीप को बोलते हुए देखते हैं, और बिमला बहुत ज़्यादा प्रभावित होती हैं उनके इस करिश्मे से। संदीप स्टेज विद बिमला एंड निखिल ड्यूरिंग डिनर। संदीप बिमला और निखिल के साथ ठहरता है, एंड ड्यूरिंग डिनर, और डिनर के दौरान ही एंड निखिल आर्ग्यू, वो यानी कि संदीप और निखिल तर्क वितर्क करते हैं अबाउट द एक्सटेंट, उस सीमा तक, टू विच नेशनलिज्म विल हेल्प इंडिया, कि किस हद तक राष्ट्रीयवाद भारत की मदद करेगा। बिमला इन एन अनयूजुअल डिस्प्ले ऑफ ऑटोनॉमी, बिमला एक अस्वाभाविक प्रदर्शन करती है स्वाधीनता का, स्वतंत्रता का। साइड्स विद संदीप, और संदीप की साइड लेती है, संदीप का पक्ष लेती है। एंड डिसएग्रीज विद हर हस्बैंड, और अपने पति से असहमत होती है। बिलीविंग दैट मूवमेंट्स मस्ट समटाइम्स बी इन्फॉर्म्ड बाय पैशंस, इस बात में विश्वास करते हुए कि जो आंदोलन हैं वो कभी कभी भावनाओं से भरे होने चाहिए, देन टेम्परेंस, बजाय गुस्से के, क्रोध के। संदीप कॉम्प्लीमेंट्स बिमला, संदीप बिमला को कॉम्प्लीमेंट करता है, यानी उसकी तारीफ करता है, थ्रू आउट द नाइट, यानी पूरी रात। एंड बिलीव्स, और विश्वास करता है, दैट शी इज़ द एम्बडीमेंट ऑफ इंडिया, कि वो भारत का अवतार है। आफ्टर, या भारत माता का अवतार है। आफ्टर अनदर आर्ग्यूमेंट विद अ सिमिलर आउटकम, एक और तर्क होता है इसी तरीके का, उसका परिणाम भी इसी तरह निकलता है। निखिल फील्स दैट ही इज़ बिकमिंग इनएडिक्वेट फॉर हिज वाइफ, निखिल ये महसूस करता है कि वो अपनी पत्नी के लिए मीन्स इनएडुकेट है, मतलब इनसफिशिएंट है, वो उसके लायक नहीं है। निखिल्स फॉर्मर स्कूल मास्टर एंड फ्रेंड्स चंद्रनाथ अराइव्स एंड एनकरेजेस निखिल टू सेंड संदीप अवे। निखिल के जो एक पूर्ववर्ती टीचर हैं, दोस्त हैं चंद्रनाथ, वो आते हैं और कहते हैं कि निखिल से कि तुम संदीप को यहाँ से हटा दो। बट संदीप डिसाइड्स दैट निखिल्स एस्टेट इज़ द परफेक्ट प्लेस टू डू हिज बिजनेस, लेकिन संदीप ये निश्चय करता है कि निखिल का घर एक सर्वश्रेष्ठ जगह है उसका काम करने के लिए। फर्दरमोर, इसके अलावा, ही वॉन्ट्स बिमला टू बी हिज शक्ति, वो चाहता है कि बिमला उसकी शक्ति बने। अ वुमन टू रिप्रेजेंट द इंडियन पीपल, वो ऐसी महिला बने जो भारतीय लोगों का प्रतिनिधित्व करे। संदीप कंसिडर्स हाउ ही विल कंटिन्यू टू मैनिपुलेट एंड यूज़ बिमला, संदीप इस बात पर विचार करता है कि वो कैसे बिमला को अपनी बातों में फंसाए, उसका प्रयोग करे, मतलब अपने लिए। एंड ही रेगुलरली मीट्स विद हर इन द सिटिंग रूम टू आस्क हर एडवाइस, और वो नियमित रूप से जो बैठक है वहाँ उससे मिलता है उसकी राय जानने के लिए। वन डे, एक दिन, ही इज़ स्टॉप्ड बाय अ गार्ड, उसको एक गार्ड के द्वारा रोका जाता है फ्रॉम एंटरिंग द सिटिंग रूम, बैठक में घुसने से। द गार्ड हैड बीन ऑर्डर्ड बाय रानी, तो जो बाड़ा रानी हैं उनके द्वारा गार्ड को ये ऑर्डर दिया गया था टू कीप संदीप फ्रॉम एंटरिंग, कि वो संदीप को यहाँ बैठक में घुसने से रोके। संदीप पंचेस द गार्ड टू गेट थ्रू, यानी संदीप उस गार्ड को मारता है
अंदर जाने के लिए। एंड बिमला इंसिस्ट दैट द गार्ड बी फायर्ड, और बिमला इस बात पर जोर देती है कि इस गार्ड को काम से हटा दिया जाना चाहिए। बट निखिल जस्ट असाइंस हिम टू अनदर पार्ट ऑफ द एस्टेट, लेकिन निखिल उसको काम से तो नहीं हटाते, लेकिन उसको दूसरी जगह काम पर रख देते हैं अपने ही एस्टेट में। लेटर बाद में संदीप वॉक्स इन ऑन बिमला रीडिंग अ बुक अबाउट सेक्सुअलिटी विच ग्रेटली एम्बेरेसेस हर, और बाद में संदीप एक किताब पढ़ता हुआ बिमला की तरफ आता है जो कि जिसे वो थोड़ी सी मतलब एम्बेरेस्ड फील करती है, शर्मिंदगी महसूस करती है। ही प्रिटेंड्स नॉट टू नोटिस, और वो ऐसा बहाना करता है जैसे कि उसने देखा ही नहीं है। बट व्हेन निखिल कम्स इनटू द रूम, लेकिन जब निखिल कमरे में आते हैं, संदीप सेज दैट निखिल नीड्स टू रीड इट, तो संदीप कहता है कि निखिल को ये पढ़ना चाहिए। एंड फर्दर अटेम्प्ट टू मेक निखिल अनकम्फर्टेबल, और वो आगे कोशिश करता है निखिल को भी थोड़ा अचकचापन महसूस करने के लिए, बाय सजेस्टिंग दैट बिमला रीड इट, ये कहते हो कि बिमला को भी ये पढ़नी चाहिए। ऑल्दो दिस डज नॉट अपसेट निखिल, हालांकि निखिल इस बात से अपसेट नहीं होता है। बिमला बिकम्स मोर एंड मोर अट्रैक्टेड टू संदीप, बिमला और ज़्यादा आकर्षित होती जाती है संदीप के प्रति। शी रिजॉल्व्स टू गिव हर सेल्फ ओवर टू हिम, वो निश्चय कर लेती है अपने आप को उसे समर्पित कर देने को। बट व्हेन दे आर टुगेदर, लेकिन जब वो अपने साथ में होते हैं, हर मेड कम्स इन टू द रूम, उसकी जो सेविका है वो कमरे में आ जाती है, डिमांडिंग पे, यानी अपनी तनख्वाह मांगने के लिए, एंड वोइंग टू क्विट, और कसम खाते हुए कि वो काम छोड़कर जा रही है। रानी सर्वेंट हैड इंसल्टेड बिमलाज मेड, रानी की जो सेविका है उसने बिमला की सेविका की बेइज्जती की है। बिमला कन्फ्रंट्स रानी, बिमला रानी का सामना करती है। एंड इज़ रेप्रीमेंडेड, और उसको डांटा जाता है। विच एनरेजेस बिमला बियॉन्ड वर्ड्स, जिससे बिमला बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है, जो शब्दों में नहीं व्यक्त किया जा सकता। She goes back to her room where she seeks keepsakes that remind her of Nikhil and falls sobbing. वो अपने कमरे में जाती है और निखिल की निशानियों को देखती है, और निखिल को याद करके वो एकदम सुबकने लगती है। मीनवाइल इस बीच संदीप इज़ कंसर्न दैट ही इज़ बिकमिंग टू सॉफ्ट, संदीप सोच रहा है कि वो बहुत ज़्यादा नरमी से काम ले रहा है। एंड ही कमिट्स टू द आइडिया ऑफ सेक्सुअलिटी टेकिंग बिमला टू असर्ट हिज डोमिनेंस, और वो ये चाहता है कि बिमला उसकी प्रभुता को स्वीकार करे, यानी उसके सामने सरेंडर करे। एज द स्वदेशी मूवमेंट गेन्स मोमेंटम, जैसे जैसे स्वदेशी आंदोलन आगे बढ़ता है, द इम्पोर्टेशन ऑफ यूरोपियन मेड गुड्स कम्स टू बी लुक डाउन ऑन द बाय द पब्लिक, यानी जो इम्पोर्ट है, आयात है विदेशी सामान का, यूरोप के बने हुए सामान का, उसे नफरत करने लगती है आम जनता। निखिल सीज दैट बिमला इज़ स्लिपिंग अवे, निखिल देखता है कि बिमला उसके हाथ से निकल रही है। बट फॉर बोथ देयर सेक्स ही बिलीव्स ही नीड्स टू फ्री हर फ्रॉम हर हिमसेल्फ, लेकिन उन दोनों की खातिर उसको लगता है कि उसे अपनी पत्नी को आज़ाद कर देना चाहिए। पहले तो उसने मतलब वो कहते हैं ना कि आ बैल मुझे मार, या अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना, तो ये निखिल ने खुद ही किया है। बिमला पूरी तरीके से उसके प्रति समर्पित थी, उसे घर से बाहर जाने का कोई मतलब चाहत ही नहीं थी, लेकिन वो खुद ही चाहता है कि वो घर से बाहर निकले। उसको पढ़ाने के लिए अंग्रेज़ी की एक टीचर रखता है, और मतलब खुद ही उसको घर से बाहर निकलने को प्रेरित करता है, और अभी देखिए वो उसके हाथ से निकल रही है। He remembers when Panchu, a poor man, came to his house to repay coconut that he had stolen from the estate years before. वो याद करता है कि जब पांचू, ए पुअर मैन, जो कि एक गरीब आदमी है, केम टू हिज हाउस, उसके घर आया था, टू रिपे कोकोनट्स, उन नारियलों को वापस देने के लिए, दैट ही हैड स्टोलन, जो उसने चुराए थे, फ्रॉम द एस्टेट, उनके बगीचे से, ईयर्स बिफोर, यानी सालों पहले, उनका मतलब उन कोकोनट्स की कीमत देने आया था। वाइल निखिल्स रिएक्शन वॉज, जबकि निखिल की प्रतिक्रिया थी, टू चेंज द सिस्टम, उस व्यवस्था को बदलने की, दैट मेड पांचू पुअर, जिस व्यवस्था ने पांचू को गरीब बना दिया था इन द फर्स्ट प्लेस, यानी पहली बार में ही वो ये चाहते थे कि वो व्यवस्था बदले। बिमलाज कंसर्न वॉज, बिमला की चिंता ये थी, विद देयर ओन सिक्योरिटी एंड वेल्थ, के कैसे वो खुद सुरक्षित रहें और कैसे उनका जो दौलत है वो सुरक्षित रहे।
दिस मेमोरी सर्व्स टू शो हाउ डिफरेंट विमला एंड निखिल आर आइडियोलॉजिकली। ये जो याद है वो ये दिखाती है कि बिमला और निखिल एक दूसरे से कितने डिफरेंट हैं, यानी आइडियोलॉजिकली विचारधारा उन दोनों की कितनी अलग है एक दूसरे से। नेशनलिस्ट स्टूडेंट्स, राष्ट्रवादी विद्यार्थी, हु हैव रिटर्न, जो लौटे हैं अपने घर, फॉर द समर, गर्मी की छुट्टियों के लिए, गर्मियों में, एंड जॉइन संदीप्स कॉज, और जिन्होंने संदीप का जो आंदोलन है उसमें जुड़ गए हैं, आर्ग्यू विद निखिल, वो निखिल से तर्क करते हैं, अबाउट द फॉरेन गुड्स, उन विदेशी सामानों के बारे में, बीइंग सोल्ड इन हिज मार्केट, जो उसके बाजार में बेचे जा रहे हैं। बट ही रिफ्यूज़ेस टू प्लेस सैंक्शंस अगेंस्ट हिज वेंडर्स, लेकिन वो इनकार कर देता है, मतलब बैन लगाने से अपने वेंडर्स पर, जो विक्रेता हैं, गरीब हैं सभी जो इस विदेशी सामान को बेचते हैं। तो निखिल को उन विक्रेताओं की चिंता है कि अगर बैन लगा दिया जाएगा तो वो गरीब बेचारे और गरीब हो जाएंगे, कहाँ से अपना पेट भरेंगे, इसलिए वो इनकार कर देते हैं। मीनवाइल पांचूज वाइफ डाइज ऑफ डिसीज़, इस बीच पांचू की पत्नी एक बीमारी से मर जाती है, एंड ही मस्ट प्योरीफाई हिमसेल्फ विद द ब्राह्मण्स बट डज नॉट हैव द मनी टू डू सो, और उसे अपने आप को पवित्र करना होगा, यानी ब्राह्मण लोग अनुष्ठान करते हैं पवित्र करने के लिए, और लेकिन इस अनुष्ठान के लिए उसके पास पैसे नहीं हैं। ही लीव्स टू वांडर द लैंड्स वाइल चंद्रनाथ लुक्स आफ्टर हिज चिल्ड्रन, तो वो निकल जाता है बाहर और चंद्रनाथ उसके बच्चों की देखभाल करते हैं। पांचू रिटर्न्स एंड चंद्रनाथ ऑफर्स हिम अ लोन, पांचू लौटता है और चंद्रनाथ उसको ऋण देने की कहते हैं। बट इवेंचुअली पांचू इज एविक्टेड एंड मेड टू बर्न हिज पोजेशंस फॉर सेलिंग फाउंड फॉरेन मेड गुड्स फॉर एक्स्ट्रा मनी, लेकिन अंत में इवेंचुअली अंत में पांचू इज एविक्टेड, पांचू को वहाँ से हटाया जाता है, एंड मेड टू बर्न हिज पोजेशंस, और उसको अपना सामान जलाने पर मजबूर किया जाता है, फॉर सेलिंग, क्योंकि वो बेच रहा था, फाउंड, जो उसको मिले थे, फॉरेन मेड गुड्स, विदेश में बने हुए सामान, फॉर एक्स्ट्रा मनी, ज़्यादा पैसे कमाने के लिए उसने ये सामान बेचा था, विदेशी सामान। निखिल ऑफर्स टू बाय अप सम लैंड एंड लेट पांचू स्टे देयर, निखिल कहता है कि मैं कुछ ज़मीन तुम्हारे लिए खरीद दूंगा और तुम वहाँ रह लो, बट पांचू इज़ कंसर्न देयर विल बी मोर डेमोन्स्ट्रेशंस अगेंस्ट हिम, लेकिन पांचू को चिंता है कि उसके खिलाफ और ज़्यादा प्रदर्शन होंगे। बिमला कन्फ्रंट्स हर हस्बैंड, बिमला अपने पति का विरोध करती है, अबाउट द यूरोपियन गुड्स, उन यूरोपीय सामानों के बारे में, ही अलाउज टू बी सोल्ड, जिनको वह बिकने की अनुमति देता है, इन हिज मार्केट, अपने बाजार में, एंड आस्क हिम टू एस्टेब्लिश एन एम्बार्गो, बट निखिल रिमेन्स स्टेडफास्ट, मतलब कि वो उससे कहती है, एंड आस्क हिम, मतलब अपने पति से कहती है, टू एस्टेब्लिश एन एम्बार्गो, मतलब कि एम्बार्गो होता है किसी जो समुद्री व्यापार है उस पर रोक लगाना, कि भाई समुद्री व्यापार जो होता है विदेशों से जो सामान आ रहा है उस पर रोक लगा दे, बट निखिल रिमेन्स स्टेडफास्ट, लेकिन निखिल अपनी बात पे अड़ा रहता है। संदीप बिगिंस सपोर्टिंग डोमेस्टिक टेररिज्म, एडवाइजिंग अमूल्या, वन ऑफ हिज कॉमरेड्स, टू सिंक द बोट ऑफ अ मर्चेंट हु इज़ इम्पोर्टिंग फॉरेन गुड्स, तो संदीप शुरुआत कर देता है सपोर्ट करना, समर्थन करना डोमेस्टिक टेररिज्म, यानी घरेलू आतंकवाद समर्थन करने लगता है, और वो एडवाइस करता है अमूल्या को, अमूल्या वन ऑफ हिज कॉमरेड्स, उसका एक साथी है, उसका एक सहयोगी है, सपोर्टर है, और ये जो है मतलब बड़ा बच्चा ही समझ लीजिए उसको, तो उसको तैयार करता है। जैसे आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चों को ही इस काम के लिए तैयार किया जाता है, ऐसे विनाशकारी काम करने के लिए, तो उसको तैयार कर लेता है, टू सिंक द बोट, यानी नाव डुबाने के लिए, ऑफ अ मर्चेंट, एक व्यापारी की, हु इज़ इम्पोर्टिंग फॉरेन गुड्स, जो कि विदेशी सामान आयात कर रहा है। ही ऑल्सो आस्क विमला टू सिक्योर मनी फॉर देयर कॉज, अब वो विमला से ये कहता है कि तुम पैसे हासिल करो हमारे इस काम के लिए जो हम आंदोलन चला रहे हैं, हमारे सपोर्ट के लिए, और पैसे भी कितने, 50,000 रुपीज़, 50,000 रुपये, यानी अपने पति के पैसे चुराओ और हमको दो। ही सजेस्ट स्टीलिंग इट फ्रॉम हर हस्बैंड्स ट्रेजरी, तो अपने पति के ख़जाने से
चुराने की सलाह देता है। इवन दो ही डज नॉट नीड दिस मच, ही बिलीव्स दिस विल गिव विमला अ सेंस ऑफ पर्पस। हालांकि उसको इतने पैसों की ज़रूरत नहीं है, 50,000 रुपये की, लेकिन उसका ये विश्वास है कि विमला के अंदर एक उद्देश्य की भावना पैदा होगी। एंड कॉस्ट आर माउंटिंग, और कीमतें बढ़ रही हैं। ही मस्ट पे ब्राइव मनी टू द पुलिस, उसको पुलिस को रिश्वत देनी होगी। एंड ही इज़ फर्दर वर्किंग टू सप्रेस द मुस्लिम पॉपुलेशन, और इसके अलावा वो काम कर रहा है मुस्लिम पॉपुलेशन को दबाने के लिए। यानी ये जो पूरा नावल है, ये लॉर्ड कर्जन ने, आपको मालूम है कि बंगाल का विभाजन किया था, तो उसी बैकग्राउंड में ये सेट है, लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन के बैकग्राउंड में। यहाँ जो घटनाएं हैं ये 1907 की हैं। एक फिल्म भी बनी है, हालांकि बांग्ला भाषा में है, हो सके तो आप देख लीजिए। तो वो जो फिल्म है, जब आप देखेंगे तो वहाँ पर एक दृश्य आता है जिसमें एक डेट आपको दिखाई देगी, 15 नवंबर 1907, जबकि वो पहली बार अपनी उस चार दीवारी से बाहर निकली थी। महिलाएं बाहर नहीं निकलती, चार दीवारी के अंदर रहती हैं, तो उस चार दीवारी में से बाहर निकाल कर उसका पति लेकर आता है, तो वो डेट वहाँ पर आती है जब फिल्म आप देखेंगे तो 1907 में ये सेट है। तो मतलब ये बंगाल का विभाजन हुआ था, उस वक्त हिंदू मुसलमानों के बीच में बड़ा झगड़ा हो गया था और वैमनस्य हो गया था, मनमुटाव हो गया था। तो अब यहाँ पर क्या है कि वो मुस्लिम पॉपुलेशन को सप्रेस करने के लिए, उसके लिए पैसे का प्रयोग करता है। विमला कम्स बैक टू हिम टू टेल हिम दैट शी कैन नॉट गेट दैट मच मनी। विमला उसके पास आती है और बताती है कि भाई इतना पैसा तो मैं व्यवस्था नहीं कर पाई। एंड ही लोअर्स द सम टू 5,000 रुपीज़, और वो कहता है कि भाई ठीक है, 5,000 रुपये ही दे दो। वैसे यहाँ पर 5,000 देखा है, लेकिन जब मुझे लगता है कि ये 6,000 होना चाहिए ना, वो 6,000 रुपये देती है। बिमला नोज दैट हर हस्बैंड कीप्स मनी दैट इज़ टू बी डोनेटेड इन रानीज नेम इन अ सेफ इन हिज रूम। तो बिमला को पता चलता है कि उसका पति अपने पैसा रखता है अपने कमरे में, और वो जो पैसा है वो डोनेट किया जाता है रानी के नाम पर, यानी जो बाड़ा रानी है उनके नाम पर। बिमला स्टील्स द कीज एंड टेक्स पैकेजेस ऑफ गोल्ड वर्थ 6,000 रुपीज़। हाँ आ गया ना, देखो मैंने 6,000 बोला था। तो बिमला चाबियाँ चुरा लेती है और वो 6,000 रुपये कीमत का सोना उसमें से चुरा लेती है टू डिलीवर टू संदीप, संदीप को देने के लिए। अमूल्या इज़ देयर, अमूल्या है वहाँ पर। एंड शी फील्स डिस्गस्ट एट हरसेल्फ एंड संदीप, और वो बड़ी हताश होती है अपने आप पर और संदीप पर। संदीप गोज़ टू एम्ब्रेस हर बट शी पुशेस हिम इनटू अ टेबल। संदीप उसको आलिंगन करता है, लेकिन वो उसको धक्का दे देती है एक टेबल पर। ब्रीफली नॉकिंग हिम आउट, यानी मतलब जैसे उसको एक तरीके से फेंक ही दिया है, उसको गिराई दिया है। संदीप रिगेन्स हिज सेंसेस एंड गैदर्स द मनी। संदीप अपने होश में आता है और पैसा उठा लेता है। एंड बिमला इज़ नो लॉन्गर सेड्यूस्ड बाय हिम, और बिमला अब उसके झांसे में नहीं आती है, एक तरीके से उससे मुक्त हो जाती है। उसको असलियत भी समझ में आ जाती है कि मैं ये आदमी मुझे अपने पति के पैसे चुराने के लिए बाध्य कर रहा है। कहाँ निखिल जो मतलब उसको इतना एनकरेज करता है, उसके इंग्लिश सिखाने के लिए उसके लिए टीचर भी रखता है, उसका इतना ख्याल रखता है, और कहाँ ये व्यक्ति जो उसे चोरी सिखा रहा है। तो उसको संदीप की असलियत का एहसास हो जाता है। इन द मीन टाइम, इस बीच न्यू स्टोरीज आर बीइंग पब्लिश्ड अगेंस्ट निखिल, निखिल के खिलाफ नई कहानियाँ प्रकाशित हो रही हैं। फर्दर एन अननोन आंट ऑफ पांचूज कम्स टू क्लेम एनी इनहेरिटेंस दैट वाज राइटफुली हिज। फिर एक घटना होती है जिसमें पांचू की एक आंट आती है जो कि कहती है कि भाई पांचू का जो सामान है उसकी मालकिन वो है। दिस इज़ अ शैम बट नो वन इज़ विलिंग टू स्पीक ऑन पांचूज बिहाफ। ये सब कुछ एक मतलब स्कैंडल है, एक षड्यंत्र है, लेकिन कोई भी पांचू के बिहाफ पर बोलने को तैयार नहीं है। चंद्रनाथ इवेंचुअली कन्विंसेस द सपोज्ड आंट टू लीव, बट देयर इज स्टिल नो गारंटी दैट अदर्स विल नॉट कम आफ्टर पांचू।
अब चंद्रनाथ उस जो तथाकथित आंटी हैं उनको मना लेते हैं जाने के लिए, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि इस प्रकार के और लोग नहीं आएंगे। फीलिंग एक्सट्रीम गिल्ट, बिमला अटेम्प्ट्स टू रिप्लेस द मनी दैट शी स्टोल। बहुत ज़्यादा अपराध बोध से ग्रसित होकर बिमला वापस उस पैसे को रखना चाहती है जो उसने चुराया था। शी एम्प्लॉयज अमूल्य टू सेल हर ज्वेल्स एंड एडवाइजेज हिम अगेंस्ट फॉलोइंग संदीप। वो अमूल्य से कहती है कि तुम मेरे ये गहने ले जाओ और इन्हें बेच दो, और उससे कहती है कि तुम भी संदीप के साथ मत रहो, संदीप के फॉलोअर मत बनो। However, Sandeep intercepts Amulya and takes the jewels back, delivering them to Bimla spitefully. लेकिन संदीप अमूल्या को झपट लेता है, बीच में रोक लेता है और उससे वो गहने वापस ले लेता है और उनको बड़े धृष्टतापूर्वक बिमला को वापस कर देता है। अमूल्या ऑफर्स बिमला 6,000 रुपीज़। अमूल्या बिमला को 6,000 रुपये देता है एज ही स्टोल इट फ्रॉम अ ट्रेजरी अर्लियर, क्यों जिन्हें उसने पहले एक खजाने से चुराया था। बट ही विल नॉट टेल हर हाउ ही गॉट इट, लेकिन वो ये नहीं बताता कि वो पैसे उसको कैसे मिले। शी इंसिस्ट दैट ही रिटर्न द मनी, वो जोर देती है कि वो पैसे लौटा दे। वाइल ही सेज दिस इज़ इम्पॉसिबल, जब वो कहता है कि यह असंभव है, ही प्रोमिसेस टू मेक एवरीथिंग राइट फॉर हर एंड लीव्स, वो कहता है कि अब वो सब कुछ ठीक कर देगा और वो वहाँ से चला जाता है। संदीप अटेम्प्ट्स अगेन टू विन विमला ओवर विद वर्ड्स बट शी इज़ बियॉन्ड हिज कंट्रोल। संदीप फिर से शब्दों का जाल बिछाकर विमला को जीतने की कोशिश करता है, लेकिन अब वो उसके नियंत्रण से बाहर है। निखिल कम्स टू टेल हिम दैट ही मस्ट लीव, निखिल आता है, उससे कहता है कि अब तुम जाओ। एज निखिल हैज़ डिसाइडेड ही विल बी टेकिंग विमला टू कैलकाटा द नेक्स्ट डे, क्योंकि उसने ये निश्चय किया है कि वो विमला को लेकर अगले दिन कलकत्ता जाएगा। इट इज़ नो लॉन्गर सेफ फॉर देम एज देयर हैव बीन रिपोर्ट्स ऑफ मुस्लिम अपराइजिंग्स, अब ये जगह उनके लिए सुरक्षित नहीं है क्योंकि यहाँ हिंदू मुस्लिम दंगे हो चुके हैं। बिमला मेक्स केक्स एंड फीड्स द हाउस विद दैम, बिमला केक्स बनाती है और पूरे घर को खिलाती है। एंड निखिल पैक्स विद हिज सिस्टर, और निखिल अपने जो सिस्टर यानी भाभी हैं, सिस्टर इन लॉ आना चाहिए वैसे यहाँ पर, वो भाभी हैं, हर जगह यहाँ किताब में सिस्टर दे रखा है लेकिन वो भाभी हैं, तो वो उनके साथ पैकिंग कर रहा है। एन इंस्पेक्टर कम्स विद अमूल्या, और अमूल्या के साथ एक इंस्पेक्टर आते हैं हु हैज़ ट्राइड टू डिपॉजिट मनी बैक इनटू द ट्रेजरी, और मतलब अमूल्या को लेकर आते हैं जो कि खजाने में पैसे वापस रखने की कोशिश कर रहा था, यानी पैसे चुराते वक्त तो नहीं पकड़ा गया लेकिन पैसे वापस रखते वक्त पकड़ा जाता है। एक कहानी और थी द गोल्ड वॉच, उसमें भी यही था, यानी पैसे मतलब ऐसा कई बार होता है कि आदमी चुराते वक्त नहीं पकड़ा जाता और वापस करते वक्त पकड़ा जाता है। तो अमूल्या एक्सप्लेन्स दैट बिमलाज विश हैज़ बीन फुलफिल्ड, अमूल्या समझाता है कि जो बिमला की इच्छा है वो पूरी हो चुकी है। निखिल इज़ अफ्रेड टू आस्क अबाउट द रॉबरी, निखिल नहीं पूछना चाहता उस चोरी के बारे में, एज ही डज नॉट विश टू नो बिमला कनेक्शन टू इट, क्योंकि वो नहीं चाहता कि बिमला का इससे कोई भी संबंध जुड़े। लेटर बाद में एट डिनर, भोजन के वक्त, निखिल एंड रानी आस्क बिमला, निखिल और रानी बिमला से पूछते हैं इफ़ शी हैज़ सीन द सेफ की, क्या उसने सेफ की चाबी देखी है। शी कैजुअली एडमिट्स दैट शी टुक द मनी, वो यूं ही स्वीकार कर लेती है कि उसने पैसा लिया था। एंड लिटिल मोर इज़ सेड अबाउट द मैटर, और इस मामले में ज़्यादा कुछ नहीं कहा जाता। दे आर प्रिपेयरिंग टू लीव, वो जाने की तैयारी में हैं। बट चंद्रनाथ कम्स टू रिपोर्ट, लेकिन चंद्रनाथ ये सूचना लाते हैं दैट अ नेबर्स हाउस इज़ अंडर अटैक बाय मुस्लिम्स, कि एक पड़ोसी के घर पर मुसलमानों ने हमला कर दिया है। हु आर रेपिंग द वुमन, जो कि एक औरत के साथ उस घर की महिलाओं के साथ ज़्यादती कर रहे हैं। निखिल गोज़ टू हेल्प, निखिल मदद करने के लिए जाता है। वाइल रानी एंड बिमला एंक्शसली अवेट हिज रिटर्न, जबकि रानी और बिमला उसके लौटकर आने की का इंतज़ार कर रही हैं। ही रिटर्न्स कैरिड इन अ पालनक्वीन, वो एक पालकी में लौटकर आता है। विद अ पोटेंशियली फेटल शॉट टू द हेड, उनके सिर में गोली लगी है, मतलब
उनका भी देहांत हो चुका है। एंड विमला लर्न्स, और विमला को ये भी पता चलता है दैट अमूल्या हैज़ बीन शॉट इन द हार्ट, कि अमूल्या को दिल में गोली लगी है एंड इज़ डेड, और उसकी भी मृत्यु हो गई है। तो मतलब इन दोनों को ही खो देती है। अच्छा खासा मतलब सब कुछ सही हो चुका था, लेकिन सही होते होते सब खराब ही हो जाता है। निखिल की मृत्यु हो जाती है, वो विधवा हो जाती है, उधर अमूल्या की भी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरीके से उनका सब कुछ लुट जाता है विमला का। और अब हम देखते हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस नावल का, वो है विमला का कैरेक्टर स्केच। विमला इज़ द प्रोटेगोनिस्ट ऑफ द नावल। विमला इस कहानी का मुख्य पात्र है इस उपन्यास का। शी अंडरगोज द मोस्ट ट्रांसफॉर्मेशन इन द स्टोरी। इस कहानी में सबसे ज़्यादा बदलाव उसी के चरित्र में आता है। बिगिनिंग एज अ डिवोटेड वर्शिपर ऑफ हर हस्बैंड, जहाँ से उपन्यास की शुरुआत होती है तो वो एक समर्पित पुजारन है अपने पति की। अंटिल संदीप एपियर्स, जब तक कि संदीप उसकी ज़िंदगी में नहीं आता। शी रियलाइजेज शी इज़ बोर्ड ऑफ हर हस्बैंड, लेकिन जब संदीप आता है तब उसको यह एहसास होता है कि वो अपने पति से ऊब चुकी है। एंड इज़ ईजीली सेड्यूस्ड बाय द पैशनेट्स संदीप, और उसे आसानी से जाल में फंसा लिया जाता है भावनाओं से भरे हुए संदीप के द्वारा। दो शी कंसिस्टेंटली फील्स शेम फॉर दिस, हालांकि लगातार उसको शर्म आती रहती है इस बात पर। एंड अकेजनली लॉन्ग्स टू फील द वे शी वंस डिड अबाउट हर हस्बैंड, और कभी कभी वो चाहती है कि वो उसी प्रकार से बन जाए वापस, उसी प्रकार से महसूस करे जैसे वो पहले महसूस करती थी अपने पति के लिए। शी डिस्कवर संदीप्स ट्रेशरी, वो संदीप की गद्दारी उसको पता चलती है। एंड मैनिपुलेशन व्हेन ही कन्विंसेस हर टू स्टील मनी, यानी वो किस तरीके से मैनिपुलेशन कर रहा है, तोड़ मरोड़ के चीज़ें पेश कर रहा है उसके सामने, ये उसको समझ में आता है जब वो उसको कन्विंस करता है, उसको विश्वास में लेता है कि वो अपने पति के पैसे चुराए, टू स्टील मनी फ्रॉम हर हस्बैंड। एंड अल्टीमेटली ग्रोज टू फील पर्सनली एम्पावर्ड व्हेन शी रिजेक्ट्स संदीप, और अंत में वो व्यक्तिगत रूप से बहुत शक्तिशाली अपने को महसूस करती है जब वो संदीप को रिजेक्ट करती है। एंड एडमिट्स टू स्टीलिंग निखिल्स मनी, और इस बात को भी स्वीकार करती है कि उसने निखिल का पैसा चुराया था, यानी बड़ी हिम्मत के साथ वो ये बात भी स्वीकार करती है। एज द स्टोरी प्रोग्रेसेस, जब कहानी आगे बढ़ती है, शी टेक्स ऑन डिफरेंट स्टांसेस experimenting with Sandeep's way of thinking, but ultimately develops a moderate way of thinking somewhere in between her husband's moral humanist and Sandeep's Machiavellian approach to life. यानी जैसे जैसे ये कहानी प्रोग्रेस करती है, आगे बढ़ती है, वो अलग अलग स्टांस लेती है, यानी अलग अलग चीज़ों के साथ वो खड़ी होती है। कभी वो एक्सपेरिमेंट करती है संदीप के सोचने के तरीके से, कभी उसको वो पसंद करती है, लेकिन अल्टीमेटली डेवलप्स अ मॉडरेट वे, एक मध्यम मार्ग वो विकसित करती है ऑफ थिंकिंग, सोचने का। समवेयर इन बिटवीन हर हस्बैंड्स मॉरल ह्यूमनिस्ट, यानी एक तरफ तो उसके पति का नैतिकता से भरा हुआ मतलब ह्यूमनिस्ट है, मानवतावाद है, एंड संदीप्स मैकियावेलियन अप्रोच, और दूसरी तरफ संदीप का जो मैकियावेली वाला अप्रोच है जीवन के प्रति दृष्टिकोण, संदीप का मैकियावेली वाला है, और जो उसके पति का दृष्टिकोण है वो मानवतावादी है। अब वो जो दृष्टिकोण अपनाती है, इन दोनों के बीच का दृष्टिकोण अंत में अपनाती है। विमला इज़ द लाइवलीस्ट कैरेक्टर इन द स्टोरी। विमला सबसे ज़्यादा सजीव पात्र है इस कहानी का। शी इज़ द सेंटर ऑफ एक्शन एज वेल एज अट्रैक्शन। इस कहानी का एक्शन और इस कहानी का आकर्षण वही है, उसी के आसपास पूरी कहानी घूमती है। शी kindles love amid the fire and fury of politics. वो प्यार को जन्म देती है जो फायर आग है, और फ्यूरी जो गुस्सा है, ऑफ पॉलिटिक्स यानी राजनीति का। तो राजनीति की आग और गुस्से के बीच वो प्रेम को जन्म देती है। एंड हर साइकोलॉजिकल इंट्रिकेसी कंट्रीब्यूट्स मच इन मेकिंग द नॉवल एंड इंटरेस्टिंग स्टडी। और उसका जो साइकोलॉजिकल में मनोवैज्ञानिक इंट्रिकेसी माने जटिलता है,
कंट्रीब्यूट्स योगदान देती है, मच बहुत ज़्यादा, इन मेकिंग द नॉवल इस उपन्यास को बनाने में, एन इंटरेस्टिंग स्टडी एक रोचक अध्ययन। यानी ये उसका कैरेक्टर है और उसके अंदर की जो मनोवैज्ञानिक जटिलता है वो इस उपन्यास को रोचक बना देती है। विमला इज़ नॉट अ पैरागॉन ऑफ ब्यूटी। विमला कोई खूबसूरती का पैरागॉन नहीं है, मतलब मॉडल नहीं है। येट शी वॉज फॉर्चुनेट एनफ टू गेट मैरिड टू द जमींदार्स हाउस। फिर भी वो भाग्यशाली थी कि उसका विवाह जमींदार के घर में हुआ। ट्रूली विमलाज कंजुगल लाइफ वॉज ब्लिसफुल। सच बात तो यह है कि विमला का वैवाहिक जीवन आनंद से भरा हुआ था। शी हैड एन आइडियल हस्बैंड। उसके पास एक आदर्श पति था। शी रिसीव्ड नॉट ओनली सिंसियर लव बट अर्नेस्ट हेल्प टू मेक हरसेल्फ अ कल्टिवेटेड एडवांस्ड मॉडर्न वुमन। उसने न केवल अपने पति का सच्चा प्रेम प्राप्त किया, बल्कि उसका पति उसको कल्टिवेटेड एडवांस्ड यानी एक सुसंस्कृत और अग्रिम सोच वाली महिला के रूप में विकसित करना चाहते थे। यानी वो अपने माँ बाप के घर नहीं पढ़ लिख पाई, अंग्रेज़ी नहीं पढ़ पाई, तो उसके पति ने उसके लिए एक इंग्लिश टीचर रखी और जो उसको पियानो भी सिखाती थी, संगीत भी सिखाती थी, इंग्लिश सॉन्ग्स सिखाती थी। तो कौन पति करता है ऐसे अपनी पत्नी के लिए, लेकिन निखिल ने उसके लिए ये सब कुछ किया। अरेंजमेंट्स व मेड फॉर हर इंग्लिश ट्रेनिंग, यानी व्यवस्था की गई उसको ट्रेनिंग देने के लिए इंग्लिश की। अंडर वन यूरोपियन वुमन, एक यूरोपियन महिला के अंडर में, और उनका नाम मिस जिल्वी है, ये याद रखिएगा। ये इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पूछ लिया जाएगा। एंड दैट वॉज क्वाइट सरप्राइजिंग इन अ ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव फैमिली। और ये बात बड़ी आश्चर्यजनक है एक परंपरागत रूढ़िवादी परिवार में, क्योंकि जिस वक्त की ये कहानी है 1907 की, हम तो आज मतलब 2023 में भी नहीं सोच सकते कि कोई पति अपने पत्नी को पढ़ाने के लिए टीचर रखेगा घर में, है ना। सब कुछ करने के बावजूद तो ससुराल में मुश्किल हो जाता है कोई चीज़ परस्यू करना, पढ़ाई करना। लेकिन ये तो 1907 की कहानी है, सोचिए एक सेंचुरी से भी ज़्यादा पुरानी बात है। तो उस वक्त के परिवार में कोई पति अपनी पत्नी के लिए टीचर रख रहा है, तो ये बहुत आश्चर्य की बात है। शी गॉट एजुकेटेड, उसको शिक्षा मिलती है। इंट्रोड्यूस टू द मॉडर्न एज, और आधुनिक युग से उसका साबका होता है, परिचय होता है। एंड वेल एक्वेंटेड विद द मॉडर्न स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और जो आधुनिक स्तर है रहन सहन का, उससे उसका परिचय कराया जाता है। बिमला हाउएवर रिमेन्ड अ डिवोटेड वाइफ इन स्पाइट ऑफ निखिल्स डेस्परेट एंडेवर्स टू मॉडर्नाइज हर। अब निखिल उसको मॉडर्नाइज करना चाहता है और वो बहुत ज़्यादा प्रयास करता है उसके लिए, इसके बावजूद वो अपने पति के प्रति डिवोटेड रहती है, समर्पित रहती है वो। और वो कई जगह उसके डायलॉग हैं कि मुझे नहीं बनना है आधुनिक, मुझे नहीं निकलना है घर से बाहर, मैं तो अपनी चार दीवारी में खुश हूँ, मैं तो मतलब आपके साथ ही खुश हूँ, मुझे किसी और व्यक्ति से बात नहीं करनी है। जब निखिल कहता है कि भाई तुम संदीप से बात करो और मतलब परिचय करो बाहर की दुनिया से, तो वो कहते हैं नहीं, मैं अपनी दुनिया में खुश हूँ। ये तो निखिल ने ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी थी। शी परफॉर्म्ड हर वाइफली ड्यूटीज़ विद फुल डेडिकेशन, वो अपने पत्नी के कर्तव्यों को पूरी समर्पण के साथ पूरा करती है। शी वर्शिप्स हर हस्बैंड एंड शी इज़ अ परफेक्ट वाइफ, वो अपने पति की पूजा करती है और वो एक मतलब परफेक्ट वाइफ है, आदर्श पत्नी है। इट इज़ देयरफॉर क्लियर, इसलिए ये स्पष्ट है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, शुरुआत से ही ऑफ द नॉवल, इस उपन्यास के, दैट बिमला न्यू हर रोल एज अ हाउस वाइफ, कि बिमला एक गृहिणी के रूप में अपने भूमिका को जानती थी। शी वॉज इनिशियली, वो शुरुआत में थी, अ डोसाइल, एक घरेलू, ड्यूटी बाउंड, अपने कर्तव्य से बंधी हुई, डिवोटेड, समर्पित, हाउस वाइफ, गृहिणी, ऑफ एन ओल्ड, एक पुराने, एरिस्टोक्रेटिक यानी संभ्रांत परिवार की, कंजर्वेटिव यानी परंपरागत, जमींदार फैमिली की एक बहू थी। मतलब वो एक आदर्श बहू थी, एक समर्पित पत्नी थी जो अपने परिवार तक ही सीमित रहने वाली। शी न्यू ओनली हर हस्बैंड एंड हर होम, वो तो केवल अपने पति को और अपने घर को ही जानती थी। एंड ऑल दैट शी सॉट वॉज हर हस्बैंड्स कंपेनियनशिप इन हर सेक्लूडेड होम,
और जो कुछ वो चाहती थी, सॉर्ट माने सीक की ये सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है सॉर्ट। सीक माने चाहना, तलाश करना। तो उस वो क्या चाहती थी, हर हस्बैंड्स कंपेनियनशिप, कि बस उसे अपने पति का साथ मिले इन हर सेक्लूडेड होम, अपने एकांत घर में। शी फेल्ट मच डिलाइटेड, वो बहुत प्रसन्न थी, टू रीड हिज लेटर्स, उसके ख़तों को पढ़कर, वैन रिटन ऑलमोस्ट एवरी डे फ्रॉम कैलकटा, जब वो लगभग हर दिन लिखे जाते थे कलकत्ता से, एंड टू कीप दैम टेंडरली इन अ सैंडलवुड बॉक्स, और वो बड़ी नाजुकता से उनको एक चंदन के बक्से में रखती थी, विच वॉज एवरी डे कवर्ड विद फ्लावर्स गैदर्ड फ्रॉम द गार्डन, जो कि वो बक्सा रोज़ाना ढका जाता था उन फूलों से जो कि बगीचे से ताज़े ताज़े लाए जाते थे। However, विमला इज़ नॉट अ फ्लैट कैरेक्टर, लेकिन विमला एक फ्लैट कैरेक्टर नहीं है। फ्लैट कैरेक्टर और राउंड कैरेक्टर मैंने अपलोड किया हुआ है वीडियो इस पर। फ्लैट कैरेक्टर वो होता है जो कि डेवलप नहीं करता, यानी जैसा किसी कहानी के शुरुआत में होता है वैसा ही एंड तक रहता है, उसमें चेंज नहीं आता, है ना। राउंड कैरेक्टर वो होता है जिसमें चेंजेस आते हैं। तो विमला फ्लैट कैरेक्टर नहीं है। शी चेंजेस विद द ट्रांजिशन ऑफ इवेंट्स एंड सिचुएशंस, यानी जैसे जैसे घटनाएं परिस्थितियां बदलती हैं उनके साथ वो भी बदलती है। नाउ द चेंज इन विमला अकर्स विद द अराइवल ऑफ निखिल्स फ्रेंड संदीप। अब विमला के अंदर परिवर्तन आता है जब निखिल का दोस्त संदीप आता है, इन द वेक ऑफ स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी आंदोलन के जद्दोजहद में या उसकी दौर में। ही अपियर्स टू हर एज अ हीरो, वो उसको हीरो लगता है। जब वो पहली बार भाषण दे रहा होता है तो वो भाषण सुनती है और एकदम से बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है उस भाषण को सुनकर। एंड विमला गेट्स ऑलमोस्ट ओवरवेल्म्ड एंड हिप्नोटाइज्ड बाय संदीप्स पर्सनैलिटी एट द वेरी फर्स्ट साइट। तो पहले ही मुलाकात में वो संदीप के पर्सनैलिटी से, उसके व्यक्तित्व से प्रभावित होती है, मंत्रमुग्ध हो जाती है। संदीप्स स्पेल सीम्ड टू स्टर हर सेरेन हार्ट, उसके पवित्र हृदय को हिलाकर रख देता है संदीप का जादू। हिज स्पीच हैड अ ट्रेमेंडस इम्पैक्ट ऑन हर, उसके भाषण का बहुत प्रभाव पड़ता है उसके ऊपर। शी फॉरगॉट हर वेल शेल्टर्ड अरिस्टोक्रेटिक कंजर्वेटिव होम टू विच शी बिलोंग्ड एंड स्टार्टेड विजुअलाइजिंग हर सेल्फ एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बंगाल्स वुमनहुड। वो भूल जाती है कि वो एक संभ्रांत परिवार से, एक जमींदार परिवार से, एक परंपरागत परिवार से बिलोंग करती है, और बल्कि वो अपने आप को बंगाल की महिलाओं का एकमात्र प्रतिनिधि मानने लगती है। दस इन द कोर्स ऑफ द नॉवल विमला ट्रांसफॉर्म्स हरसेल्फ फ्रॉम अ मीक वाइफ टू द ऑफ द होम टू द इंस्पायर्ड चैंपियन ऑफ द स्वदेशी इन द वाइड वर्ल्ड आउटसाइड। तो इस प्रकार इन द कोर्स ऑफ द नॉवल, इस उपन्यास के दौरान विमला ट्रांसफॉर्म्स हर सेल्फ, विमला अपने आप को बदलती है, फ्रॉम अ मीक वाइफ, एक जो मीक माने सबमिसिव होती हैं, समर्पित और विनम्र पत्नी से, ऑफ द होम जो कि घर में रहती थी, टू द इंस्पायर्ड चैम्पियन, एक मतलब कहाँ एक समर्पित पत्नी और कहाँ वो एक चैम्पियन बन जाती है। इंस्पायर्ड माने प्रेरित, ऑफ द स्वदेशी, स्वदेशी आंदोलन की, इन द वाइड वर्ल्ड आउटसाइड, यानी बाहर के विस्तृत संसार में। कहाँ वो घर की चार दीवारी में कैद रहने वाली महिला थी और उसी में खुश थी, और कहाँ वो बाहर के विस्तृत संसार में महिलाओं की चैंपियन बन जाती है, स्वदेशी आंदोलन की चैंपियन बन जाती है। हाउएवर विमलाज चेंज इज़ नॉट ड्रास्टिक, लेकिन विमला में जो परिवर्तन आया है वो उतना क्रांतिकारी नहीं है। शी हैड एन अट्रैक्शन फॉर द स्वदेशी, कुछ समय के लिए वो आकर्षित होती है स्वदेशी के प्रति। द स्टॉर्म ऑफ द स्वदेशी हैड एन इफेक्ट अपॉन हर इवन बिफोर शी मेट संदीप, यानी इससे संदीप से मिलने से पहले भी स्वदेशी आंदोलन के तूफान का उस पर प्रभाव था, क्योंकि वो अखबार वगैरह पढ़ती थी, उसमें पहले भी आता है, जब आप नॉवल पढ़ेंगे तो वो पूछते हैं निखिल के तुम्हें ये सब कैसे मालूम, तो वो कहती है कि मैं कोई बिना पढ़ी लिखी थोड़ी हूँ, मैं अखबार पढ़ती हूँ इसलिए मुझे मालूम है कि क्या है ये स्वदेशी आंदोलन। शी ऑल्सो वॉन्टेड टू गेट रिड ऑफ हर टीचर, वो अपनी टीचर से भी छुटकारा पाना चाहती थी जो उसके लिए रखी गई थी। मोर ओवर हर हस्बैंड निखिल वॉज ऑल्सो इंस्ट्रूमेंटल इन ब्रिंगिंग हर आउट ऑफ हर होम ऑफ कंजुअल लव टू द वर्ल्ड ऑफ द
स्वदेशी फायर, यानी ये जो जंगली आग लगी हुई थी स्वदेशी की, उसमें लाने का श्रेय उसके पति को भी जाता है। यानी वो तो अपने शादीशुदा ज़िंदगी में खुश थी, अपने घर में खुश थी, उसको बाहर कौन लेकर आया? उसके पति निखिल। He sharply awakened her from her household slumber to face the stormy real world. तो वो अपने घर में सुख की नींद सो रही थी, उस नींद से जगाया और बाहरी संसार का जो तूफान था उसमें कौन लेकर आया? निखिल लेकर आए। He drew her from the home to the world, यानी घर से वो उसको संसार में लेकर आए। यही तो टाइटल भी है, द होम एंड द वर्ल्ड, जो इसका शीर्षक है। तो घर से बाहर लेकर आए उसके पति। निखिल ने कहा, मियरली गोइंग ऑन विद योर हाउस होल्ड ड्यूटीज, लिविंग ऑल योर लाइफ इन द वर्ल्ड ऑफ हाउस होल्ड कन्वेंशंस एंड द ड्रेजरी ऑफ हाउस होल्ड टास्क, यू वर नॉट मेड फॉर दैट। यानी निखिल अपनी पत्नी से कहते हैं कि केवल घर के काम करना, पूरी ज़िंदगी अपने इसी घर की परंपराओं का पालन करना, इसी यानी ऊबने वाले इन्हीं कामों में लगे रहना, तुम इसके लिए नहीं बनी हो। इफ़ वी मीट एंड रिकग्नाइज ईच अदर इन द रियल वर्ल्ड, देन ओनली विल आर लव बी ट्रू। यानी बाहरी संसार में, वास्तविक संसार में अगर हम एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे को पहचानते हैं, तभी हमारा प्रेम सच्चा होगा। तो ये सब कुछ निखिल ने ही किया, जो उसको उस दुनिया में ले गए। दस इस प्रकार बिगेन अ न्यू फेज इन विमलाज लाइफ। विमला की ज़िंदगी का एक नया अध्याय शुरू हुआ। शी केम आउट ऑफ हर होम स्पन लाइफ एंड हर वाइफली डिवोशन, पार्टली बिकॉज ऑफ संदीप्स चार्म। तो आंशिक रूप से तो हम ये कह सकते हैं कि संदीप के आकर्षण की वजह से वो अपने उस घर से और अपनी पत्नी व्रता जो पतिव्रता स्त्री थी वो, तो उससे बाहर आई। आंशिक रूप से तो ये संदीप का चार्म था। संदीप्स करिश्मेटिक पर्सनैलिटी अरेस्टेड एन इनोसेंट विमला। सतीश की जो करिश्माई व्यक्तित्व था उसने मासूम विमला को गिरफ्तार कर लिया। संदीप्स इम्पल्सिव एंड परसुएसिव मैनर, संदीप का वो जो भावनाओं से भरा हुआ और लोगों को जीत लेने वाला तरीका था, एंड एग्जाल्टेड वॉइस, और जो उसकी बहुत ऊंची ओजस्वी आवाज़ थी, मूव्ड हर अवे। अगर आप फिल्म देखेंगे ना तो आप खुद भी प्रभावित हो जाएंगे, जितना अच्छा भाषण देता है संदीप। मतलब पहला ही जो दृश्य है, जिस दृश्य में वो भाषण दे रहा है, हम भी देखकर एकदम से मोहित हो जाते हैं संदीप को। वो बाद में उसकी पर्सनैलिटी पता चलती है, तब उससे नफरत होती है। अदरवाइज़ जब पहली बार हम फिल्म में उसका भाषण सुनते हैं तो हम खुद भी मोहित हो जाते हैं, और आप अगर देखेंगे उस फिल्म को तो आप भी मोहित हो जाएंगे। And exalted voice moved her away from her old reliance on her husband's sober, restrained, idealistic stand. यानी उसके पति का जो सोबर, संतुलित, नियंत्रित और शांत व्यक्तित्व है, आदर्शवादी व्यक्तित्व है, उससे वो थोड़ी अलग हो जाती है उस भाषण को सुनकर। विमला लेड हर हार्ट बेयर फॉर संदीप, वो अपना दिल संदीप के लिए खोल देती है। एंड इवन फेल्ट हर हस्बैंड्स आइडियलिज्म क्वाइट लिटिल बाय द साइड ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ संदीप्स पर्सनैलिटी। यानी संदीप की जो शानदार व्यक्तित्व है उसके सामने उसको अपने पति का जो व्यक्तित्व है या उसका जो आदर्शवाद है वो तुच्छ सा प्रतीत होने लगता है। Nikhil's sedate vision well perceived the danger of Vimla's hero worshipping of Sandeep. यानी निखिल का जो दृष्टिकोण है उसे आभास हो गया था कि ख़तरा तो है। विमला को जिस तरीके से संदीप की पूजा करती है, यानी वो हीरो की तरह उसको मानती है, उसमें ख़तरा तो है। बट ही डिड नथिंग टू चेक हर, लेकिन वो उसको रोकने के लिए कुछ नहीं करता है। एज ही फियर, क्योंकि उसे डर है, दैट एनी सच एक्शन ऑन हिज पार्ट, कि उसके बिहाफ पर अगर वो ऐसा कोई एक्शन लेगा, वुड बिट्रे द शेड ऑफ जेलसी इन हिम, तो ऐसा लगेगा जैसे वो ईर्ष्यालु है रिगार्डिंग संदीप को लेकर। संदीप
एक्चुअली फ्लैटर्ड विमला, वास्तव में संदीप ने विमला की चापलूसी की है। ही मेड अ सीक्रेट एंट्री इनटू विमलाज इनर वर्ल्ड, विमला के आंतरिक संसार में उसने एक गुप्त रूप से प्रवेश किया है। विमला इन द इंटेंसिटी ऑफ हर एक्सप्लीकेबल पैशन, इनएक्सप्लीकेबल होता है जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, इंटरप्रेट नहीं किया जा सकता, जिसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। तो उसके अंदर भावना है, एक ऐसी अव्यक्त भावना है, और उस भावना की इंटेंसिटी में, उसकी गहराई में, इवन ड्रू हर सेल्फ अपार्ट फ्रॉम हर आइडियलिस्टिक फिलोसॉफिकल एंड लविंग हस्बैंड, उसने अपने आप को अपने आदर्शवादी, अपने दार्शनिक और प्रेम करने वाले पति से भी अलग कर लिया। हाउएवर, किंतु रिमार्केबली उल्लेखनीय बात यह है, इवन इन स्पाइट ऑफ हर आर्डेंट एडमिरेशन फॉर संदीप, यानी बहुत ज़्यादा प्रशंसा होने के बावजूद, संदीप के प्रति बहुत प्रशंसा का भाव रखने के बावजूद, विमला मैनेज टू कम आउट ऑफ संदीप स्नेयर, विमला किसी तरह संदीप के जाल से बाहर आ गई। ये बहुत बड़ी बात है। दस इस प्रकार हम विटनेस, हम देखते हैं दैट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द नॉवल, के उपन्यास का अंत होते होते हर डायलेमा बिटवीन डिल्यूजन एंड ट्रुथ पासेस अवे, यानी उसका जो अंतर्द्वंद था, डिल्यूजन भ्रम होता है, डायलेमा माने अंतर्द्वंद होता है, और डिल्यूजन माने भ्रम होता है, ट्रुथ और यानी भ्रम और सच्चाई के बीच का जो अंतर्द्वंद था, पासेस अवे, वो ख़त्म हो जाता है। एंड पेव द वे फॉर क्लियर जजमेंट, और उसका विवेक स्पष्ट रूप से काम करने लगता है। ऑफ कोर्स, वास्तव में देयर वर फैक्टर्स बिहाइंड विमलाज रिलीज फ्रॉम संदीप्स डिल्यूजन, कई तथ्य थे विमला के आज़ाद होने के पीछे, संदीप के इस भ्रम से। संदीप्स कॉवेशियस नेचर, संदीप का जो लालची प्रकृति थी, हिज कंटिन्यूस प्रेशर ऑन हर, उसने लगातार जो दबाव बनाया विमला के ऊपर, हर ओन मेंटल एगनी, उसका खुद की मानसिक परेशानी, फॉर स्टीलिंग गोल्ड बार्स, यानी जो उसने सोना चुराया अपने पति का, केप्ट बाय हर हस्बैंड, जो उसके पति ने रखा हुआ था, हर एक्वेंटेंस विद अमूल्या से उसका परिचय होना, एंड हिज डेडिकेटेड सेल्फलेस लव सिक्योर्ड हर रिलीज फ्रॉम संदीप्स टेम्पटिंग कैप्टिविटी, और उसका जो डेडिकेटेड समर्पित, सेल्फलेस माने निस्वार्थ प्रेम था, उसने आज़ादी दिलाई संदीप के टेम्पटिंग कैप्टिविटी, संदीप का जो आकर्षण से भरा हुआ कैद खाना था, उसे आज़ादी दिलाई विमला को। तो ये सारे फैक्टर्स थे जिन्होंने आज़ादी दिलाई। दस बाय द एंड ऑफ द नॉवल, इस प्रकार उपन्यास के अंत में, न्यू विमला एमर्जेस, नई विमला पैदा होती है। शी रिटर्न्स टू हर डियर हस्बैंड, वो अपने प्रिय पति के पास लौट आती है। द सब्सिक्वेंट चेंजेस इन हर थिंकिंग मेक हर एन इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी, अंततः जो परिवर्तन होते हैं, उसकी सोच में जो परिवर्तन आता है, वो उसके व्यक्तित्व को रोचक बना देते हैं। लौट तो आती है अपने पति के पास, लेकिन वही होता है कि का वर्षा जब कृषि सुखाने, पति ही छिन जाता है उससे, वो अलग बात है। तो ये विमला का कैरेक्टर था। आप चाहें तो इसमें पॉइंट्स डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने आषाढ़ का एक दिन अपलोड किया है अभी, तो वहाँ जो हीरोइन है मल्लिका, वो तो खैर बहुत ज़बरदस्त हीरोइन है, वो भी नायिका प्रधान नाटक है, और तो वहाँ मैंने पॉइंट्स डालकर उसका कैरेक्टर बताया था। तो उस तरीके से भी आप पॉइंट्स डालकर ये कैरेक्टर स्केच लिख सकते हैं। और अब देखिए ये क्वेश्चन, डिस्कस मेजर थीम्स इन द नॉवल द होम एंड द वर्ल्ड, यानी जो नॉवल द होम एंड द वर्ल्ड है, उसकी मुख्य विषय वस्तु क्या है। ये क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में। द होम एंड द वर्ल्ड इज़ अ सोशो पॉलिटिकल नॉवल, यानी द होम एंड द वर्ल्ड एक सामाजिक राजनीतिक उपन्यास है, या और भी एक दो तरीके से पूछा जा सकता है, टाइटल पर सवाल हो सकता है। तो मैटर यही रहेगा, मतलब थोड़ा सा आप एक दो सेंटेंस चाहें तो चेंज कर दें, बाकी तो मैटर आप यही यूज़ कर लेंगे। अगर इसको पूछा जाता है कि द होम एंड द वर्ल्ड एज अ सोशो पॉलिटिकल नॉवल, या फिर किसी और तरीके से पूछा जाता है, तो आप इस मैटर को तैयार रखिए। द होम एंड द वर्ल्ड इज़ अ नॉवल बाय रविन्द्रनाथ टैगोर, द होम एंड द वर्ल्ड रविन्द्रनाथ टैगोर का एक उपन्यास है। द नॉवल सेंटर्स अराउंड 3 कैरेक्टर्स, ये उपन्यास 3 पात्रों पर केंद्रित है। निखिल अ ह्यूमैनिटेरियन, निखिल जो कि एक मानवतावादी है, संदीप एन इम्पैशन्ड नेशनलिस्ट,
संदीप एक ओजस्वी राष्ट्रवादी है, बिमला कंफ्यूज्ड बिटवीन द टू, और बिमला इन दोनों के बीच कंफ्यूज्ड है, या आप कह सकते हैं असमंजस में है, इधर जाऊं या उधर जाऊं। द नॉवल एक्सप्लोर्स दीज टू आइडियोलॉजीज, ये उपन्यास इन दो विचारधाराओं को दिखाता है। द नॉवल डील्स विद डिफरेंट थीम्स, इस उपन्यास में अलग अलग विषय वस्तु हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन द होम एंड द वर्ल्ड, यानी जो संबंध है घर और बाहर में, यानी बाहर घर का एक लिमिटेड संसार होता है और बाहर का विस्तृत संसार है, तो इन दोनों में संबंध दिखाया गया है। द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी, और परंपरा और आधुनिकता के बीच का संघर्ष दिखाया गया है। द वैसिलेशन बिटवीन लव एंड इन्फेचुएशन, एक लव प्रेम होता है और एक इन्फेचुएशन होता है जो कि आकर्षण होता है ना, तो इन दोनों के बीच में झूलती है विमला, तो वैसिलेशन माने इन दोनों के बीच में झूलना। द कंप्रोमाइज बिटवीन मॉडरेशन एंड एक्सट्रीमिज्म, एक्सट्रीमिज्म किसी भी चीज़ की पराकाष्ठा होती है, तो एक अतिवादी दृष्टिकोण एक्सट्रीमिज्म कहलाता है, मॉडरेशन एक उदारवादी दृष्टिकोण होता है, तो इन दोनों दृष्टिकोणों के बीच में कंप्रोमाइज, समझौता। द क्लैश बिटवीन ट्रू पैट्रियटिज्म एंड फैनाटिकल नेशनलिज्म, और एक संघर्ष है सच्ची देशभक्ति में, और फैनाटिकल होता है अंधी नेशनलिज्म, अंधी राष्ट्रवाद में, इन दोनों के बीच का संघर्ष है। एंड द रोल्स ऑफ विमेन इन सोसाइटी, और समाज में स्त्रियों की क्या भूमिका है, ये सारी थीम्स हैं जो यहाँ दिखाई गई हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन द होम एंड द वर्ल्ड, यानी जो संबंध है घर और संसार के बीच में। द मेन थीम ऑफ द नॉवल इज़ द रिलेशन बिटवीन द होम एंड द वर्ल्ड, जो मुख्य विषय वस्तु है इस उपन्यास की वो है घर और संसार, घरे बाहरे, घर और बाहर। विमला इज़ हैप्पी विद हर लाइफ एट होम, विमला घर पर अपने जीवन से खुश है। शी इज़ एन्जॉइंग अ ब्लिसफुल कंज्यूगल लाइफ, वो अपना आनंदमयी वैवाहिक जीवन जी रही है। हर हस्बैंड इज़ लविंग एंड केयरिंग फॉर हर, उसका पति उसको प्रेम करता है, उसकी चिंता करता है। एंड शी हरसेल्फ इज़ डिवोटेड टू हर हस्बैंड, और वो खुद भी अपने पति के प्रति समर्पित है। बट हर हस्बैंड इंट्रोड्यूसेस हर, लेकिन उसका पति उसका परिचय करवाता है टू द आउटर वर्ल्ड, बाहरी संसार से। ही सेज, वो कहता है दैट शी इज़ नॉट मेड फॉर ओनली हाउस होल्ड कोर्स, कि वो केवल घर के कोर्स माने काम होते हैं, घर के घरेलू कामों के लिए नहीं बनी है। ही वॉन्ट्स हर टू फेस द रियल चैलेंजेस ऑफ द वर्ल्ड, वो चाहता है कि वो संसार की वास्तविक चुनौतियों का सामना करे। विमला इज़ नाउ ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम अ मीक वाइफ टू अ कॉन्फिडेंट वुमन, विमला अब परिवर्तित हो गई है, एक जो मीक वाइफ है, मतलब समर्पित पत्नी है, और मीक का मतलब सबमिसिव भी होता है। दब्बू किस्म के जो लोग होते हैं, जैसे पत्नियां पति के सामने नहीं बोलती, उनका विरोध नहीं करती, तो वो मीक कहलाती हैं। एंड कॉन्फिडेंट टू अ कॉन्फिडेंट वुमेन, यानी बाद में उसमें आत्मविश्वास आ जाता है, वैसी औरत बन जाती है। द वर्ल्ड संदीप एंटर्स हर होम, यहाँ थोड़ा सा अच्छा, तो यहाँ जो संदीप है वो संसार का सिंबल है। द वर्ल्ड संदीप एंटर्स हर होम, उसके घर में कौन घुसाता है, संसार घुसाता है, बाहरी संसार घुसाता है, जो कि संदीप के रूप में आता है। यानी जो निखिल है वो घर का सिंबल है और संदीप द वर्ल्ड का सिंबल है। शी इज़ एंसनेयर्ड बाय द वर्ल्ड, वो संसार के जाल में फंस जाती है, यानी संदीप के जाल में फंस जाती है। शी कम्स आउट ऑफ द फोर वॉल्स ऑफ द होम, वो घर की चार दीवारी से बाहर आती है। टू द फायरी एटमॉस्फेयर ऑफ द वर्ल्ड, जो संसार का ज्वलंत वातावरण है। शी फॉरगेट्स द सेरेनिटी ऑफ हर होम, वो अपने घर की शांति पवित्रता भूल जाती है। एंड इज़ विलिंग टू फेस द स्टॉर्म ऑफ द वर्ल्ड, और संसार के तूफान का सामना करने को तैयार है। फिर है द वैसिलेशन बिटवीन लव एंड इन्फेचुएशन, यानी प्रेम और आकर्षण के बीच झूलना विमला का। विमला ट्रूली लव्स हर हस्बैंड निखिल, विमला अपने पति निखिल को सचमुच प्यार करती है।
शी इज़ डिवोटेड वाइफ एंड शी इज़ प्राउड ऑफ हर डिवोशन टू हर हस्बैंड। वो एक समर्पित पत्नी है और अपने पति के प्रति समर्पण पर उसे गर्व है। शी इज़ फुली सेटिस्फाइड विद हर कंज्यूगल लाइफ। वो अपने वैवाहिक जीवन से पूरी तरह संतुष्ट है। शी फील्स कंटेंटेड विद इन द फोर वॉल्स ऑफ हर होम। अपने घर की चार दीवारी के अंदर वो संतुष्ट है। इट वॉज हर हस्बैंड हिमसेल्फ। ये उसका पति ही था। हु डिस्टर्ब्ड हर पीसफुल इनर वर्ल्ड। जिसने उसका शांति से भरा हुआ आंतरिक संसार डिस्टर्ब किया। बाय ड्रैगिंग हर टूवर्ड्स स्टॉर्मी आउट वर्ल्ड। यानी उसको घसीट कर बाहर के तूफानी संसार में। अ करिज्मेटिक मैन एंटर्स हर लाइफ। एक करिश्माई व्यक्ति उसके जीवन में प्रवेश करता है। एंड स्टील्स अवे हर होमली जॉयज। और उसके घरेलू आनंद को चुरा लेता है। शी फील्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस फैसिनेटिंग मैन। इस आकर्षक व्यक्ति के प्रति वो खिंच जाती है। एंड फॉरगेट्स द सिंप्लिसिटी ऑफ हर हस्बैंड। और अपने पति की सरलता को भूल जाती है। द फायरी स्पीचेस ऑफ संदीप बीविस्ड हर माइंड। जो ओज से भरी हुई उत्साह से भरी हुई स्पीचेस हैं, जो भाषण हैं संदीप के, वो उसके दिमाग को मंत्रमुग्ध कर लेते हैं। एंड शी वॉज कैप्टिवेटेड बाय हिज पैशन एंड पावर। और वो उसकी भावनाओं और शक्ति की कैप्टिवेट माने गुलाम बन जाती है। द काम कंपोज्ड फिलोसॉफिकल पर्सनैलिटी ऑफ हर हस्बैंड कुड नॉट प्रिवेंट हर। उसके पति का जो व्यक्तित्व है वो शांति से, सौम्यता से, दार्शनिकता से भरा हुआ है और ये व्यक्तित्व उसको रोक नहीं पाता। द वोकल, एक्साइटिंग, अराउजिंग, फ्लेम्बॉयंट, स्पिरिटेड, इम्पैशन्ड एंड करिज्मेटिक पर्सनैलिटी ऑफ संदीप हिप्नोटाइज्ड हर। यानी उसका पति एकदम शांत, सौम्य, गंभीर और दार्शनिक है। दूसरी ओर जो संदीप है वो बहुत ज़्यादा वोकल है, यानी बहुत ज़्यादा बोलने वाला है, एक्साइटिंग है, उत्साहित करने वाला है ना, अराउजिंग वही उत्साहित करने वाला, फ्लेम्बॉयंट मतलब एनर्जी से भरा हुआ, चीयरफुलनेस से भरा हुआ, स्पिरिटेड यानी ऊर्जा से भरा हुआ, स्पिरिट माने वैसे आत्मा होती है, भावनाओं से भरा हुआ, इम्पैशन्ड वही उसके अंदर भावनाएं भरी हुई हैं, एंड करिज्मेटिक पर्सनैलिटी और उसका करिश्माई व्यक्तित्व है। और उस व्यक्तित्व से और संदीप हिप्नोटाइज, वो मंत्रमुग्ध हो जाती है, वो उसके जादू में फंस जाती है। फॉर सम टाइम शी वॉज फुली कैप्टिवेटेड बाय दिस सेडक्टिव मैन। कुछ समय के लिए, समटाइम्स नहीं आएगा, सिर्फ टाइम आएगा, एस गलत है यहाँ पर। तो कुछ समय के लिए वो पूरी तरीके से कैद हो जाती है इस आकर्षक व्यक्ति से। सेडक्टिव होता है जो गलत की ओर आकर्षित कर लेता है, जैसे कि पैराडाइज लॉस्ट में सिड्यूस करता है सरपेंट की फॉर्म में सैटन ईव को सिड्यूस करता है कि भाई तुम ये फल खा लो फॉरबिडन ट्री का। तो सिड्यूस का मतलब होता है किसी गलत काम की ओर आकर्षित करना। तो वो जिसमें ये ताकत है वो सिडक्टिव कहलाता है। बट लेटर ऑन शी फेल्ट अ कॉन्फ्लिक्ट इन हर हार्ट। लेकिन बाद में वो अपने हृदय में एक संघर्ष महसूस करती है। शी वॉज वैसिलेटिंग बिटवीन निखिल एंड संदीप। वो निखिल और संदीप के बीच ऊहापोह की स्थिति में है। शी वॉज इन अ फिक्स whom to choose। वो निश्चय नहीं कर पाती है, वो इन अ फिक्स मतलब वही ऊहापोह में है कि वो किसको चुने। शी फील्स डीप एगनी एंड कॉन्फ्लिक्ट विद इन। उसके अंदर गहरा दर्द और संघर्ष है। अल्टीमेटली शी रियलाइजेस, और अंततः उसको अनुभव होता है दैट शी लव्स हर हस्बैंड, कि वो अपने पति को ही प्रेम करती है। एंड रिटर्न्स बैक टू हर ट्रू लव, और अपने सच्चे प्यार यानी अपने पति के पास लौट आती है। संदीप वॉज जस्ट एन इन्फेचुएशन। संदीप केवल एक आकर्षण था। एंड निखिल वॉज हर होम, और निखिल उसका वास्तविक घर था, हर लाइफ उसकी जिंदगी था। फिर है द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी। तो यहाँ पर जो दिखाया गया है कॉन्फ्लिक्ट माने संघर्ष, बिटवीन ट्रेडिशन माने परंपरा, मॉडर्निटी माने आधुनिकता, इन दोनों के बीच में संघर्ष दिखाया गया है। निखिल इज़ अ मैन ऑफ मॉडर्न थिंकिंग। निखिल एक आधुनिक सोच वाला व्यक्ति है। ही लव्स मॉडर्न वेज ऑफ लिविंग। वो रहने के आधुनिक तौर तरीकों से प्रेम करता है। ही इज़ अ ह्यूमैनिटेरियन। वो एक मानवतावादी है। ही वॉन्ट्स
ग्लोबल यूनिटी, वो वैश्विक एकता चाहता है। ही वॉन्ट्स रेशल इंटेग्रिटी, वो रेस मतलब प्रजाति होती हैं, प्रजाति के आधार पर भेदभाव होता है ना, जैसे अपार्थीड कहा जाता है इसको। जब ये अमेरिका में ज़्यादा है, काले गोरे का जो भेद होता है वो अपार्थीड कहलाता है। तो वो चाहता है कि रेसल इंटेग्रिटी हो, रेस प्रजाति होती है तो प्रजाति यह एकता हो। ही इज़ वेल एजुकेटेड, वो अच्छे से शिक्षित है। ही नोज़ इंग्लिश, वो इंग्लिश जानता है। ही डज़ नॉट फॉलो ट्रेडिशनल ब्लाइंडली, वो अंधे होकर परंपराओं का अनुकरण नहीं करता है। अच्छा, ये पूरा पैराग्राफ आपको निखिल का कैरेक्टर स्केच अगर पूछ लिया जाए तो उसको लिखने में भी मदद करेगा। अभी पूरी बात निखिल की ही चल रही है। तो वो अंधे होकर परंपराओं का पालन नहीं करता है। दो ही कम्स फ्रॉम अ ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव एंड एरिस्टोक्रेटिक फैमिली, हालांकि वो एक ट्रेडिशनल माने परंपरागत, कंजर्वेटिव भी वही होते हैं जो परंपराओं का पालन करते हैं, अरिस्टोक्रेटिक उच्च वर्ग होता है, संभ्रांत वर्ग होता है। तो ऐसे परिवार से आता है। ही इज़ नॉट कंजर्वेटिव, लेकिन फिर भी वो रूढ़िवादी नहीं है, परंपरावादी नहीं है। ही इज़ ओपन माइंड, वो खुले दिमाग वाला है। तो ये सब हेडिंग्स डालकर आप निखिल का कैरेक्टर स्केच लिख सकते हैं अगर एग्जाम में आए। वैसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट विमला का कैरेक्टर स्केच था जो मैंने अभी आपको करवा दिया। ही इज़ ओपन माइंडेड, वो खुले दिमाग वाला है। ही इज़ नॉट अ ट्रेडिशनल हस्बैंड, वो एक परंपरागत पति नहीं है। विमला इज़ अ ट्रेडिशनल वाइफ, विमला एक परंपरागत पत्नी है। ही रिगार्ड्स हर हस्बैंड एज हर लॉर्ड, ही नहीं यहाँ शी आएगा। शी रिगार्ड्स हर हस्बैंड, वो अपने पति को मानती है। एज हर लॉर्ड माने अपना भगवान। ही फॉलोज कस्टम्स एंड कन्वेंशंस, ये यहाँ भी शी आएगा, वो परंपराओं का पालन करती है। शी इज़ वेल एजुकेटेड बट हर थॉट्स आर नॉट मॉडर्न, वो अच्छी पढ़ी लिखी है लेकिन उसके विचार आधुनिक नहीं हैं। शी रिवॉल्व्स अराउंड हर हस्बैंड ओनली, वो अपने पति के इर्द गिर्द ही घूमती है। निखिल अ ब्रॉड माइंडेड हस्बैंड, निखिल एक मतलब खुले दिमाग वाला व्यक्ति है। ट्राइज टू ट्रांसफॉर्म हिज ट्रेडिशनल वाइफ, वो अपनी परंपरागत पत्नी को बदलने का प्रयास करता है। ही अरेंजेस एन इंग्लिश ट्यूटर फॉर हर, वो उसको इंग्लिश पढ़ाने के लिए एक ट्यूटर रखता है। ही टीचेस हर मॉडर्न वेज ऑफ लिविंग, वो उसको रहने के आधुनिक तौर तरीके सिखाता है। ही ड्रैग्स हर फ्रॉम द ड्रेजरी ऑफ होम, तो घर की जो ड्रेजरी माने ऊब होती है, तो जो घर की ऊब है, वोल्डम है, उससे बाहर घसीट कर खींच कर लाता है वो टुवर्ड्स द ग्लिटर्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी संसार की चमक दमक की ओर। ही लॉन्ग्स टू सी हिज वाइफ एज अ बोल्ड मॉडर्न वुमन, वो चाहता है कि उसकी पत्नी एक बहादुर और आधुनिक महिला बने। आयरनिकली, लेकिन विडम्बना ये है, विमला बिकम्स अ बोल्ड एंड मॉडर्न वुमन, विमला एक बहादुर और आधुनिक महिला तो बन जाती है, बट द ग्लेयर ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड मेक्स हर ओब्लिवियस टुवर्ड्स हर हस्बैंड, लेकिन आधुनिक संसार की चमक दमक उसे अपने पति से दूर कर देती है, भुला देती है। नाउ शी रिगार्ड्स, अब वो मानती है हर सेल्फ, अपने आप को, एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बंगाल्स वेमेन, कि वो बंगाल की औरतों की प्रतिनिधि है। शी कम्स आउट ऑफ द कंसर्न ऑफ हर होमली लाइफ, वो अपनी घर की चिंता फिक्र से बाहर निकल आती है। टू फेस द स्टॉर्मी लाइफ ऑफ द वर्ल्ड, संसार के तूफानी जीवन का सामना करने के लिए। फॉर निखिल, निखिल के लिए द टेबल इज टर्न्ड, यानी चीज़ें एकदम उलट जाती हैं। ही हिमसेल्फ इंट्रोड्यूस्ड हिज होमली वाइफ टू द आउटर वर्ल्ड, उसने खुद ही बाहरी संसार से अपनी पत्नी का परिचय करवाया था। एंड लॉस्ट हिज वाइफ इन द डेजल ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, और खुद ही उसने अपनी पत्नी को खो दिया बाहरी संसार की चमक दमक में। द कंप्रोमाइज बिटवीन मॉडरेशन एंड एक्सट्रीमिज्म, तो मॉडरेशन उदारवादी दृष्टिकोण होता है, एक्सट्रीमिज्म अतिवादी दृष्टिकोण होता है, तो इन दोनों दृष्टिकोणों के बीच में एक सामंजस्य। निखिल रिप्रेजेंट्स मॉडरेशन, निखिल उदारता को का प्रतिनिधित्व करता है, एंड संदीप एक्सट्रीमिज्म, और संदीप अतिवाद का प्रतिनिधि है। बोथ वांट इंडिपेंडेंस, दोनों ही स्वतंत्रता चाहते हैं, बट देयर अप्रोचेस टुवर्ड्स देयर गोल आर डिफरेंट, लेकिन उन दोनों की जो अप्रोच है, जो दृष्टिकोण है अपने उद्देश्य के प्रति, वो अलग अलग है। निखिल डज नॉट रिगार्ड हिज कंट्री एज अ गॉड, निखिल अपने देश को भगवान नहीं मानता। संदीप रिगार्ड्स हिज कंट्री एज हिज गॉड, जबकि संदीप अपने देश को भगवान मानता है। एंड बिकम्स फैनाटिक अबाउट इट, और
विषय में वो कट्टरपंथी हो जाता है। ही वॉन्ट्स फ्रीडम, उसे आज़ादी चाहिए, एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर। ही इज़ अनस्क्रपलस, वो थोड़ा सा बेईमान है। एंड कैन स्टूप टू एनी लेवल, और वो किसी भी हद तक जा सकता है, टू अचीव हिज गोल, अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए। ही यूजेस अमूल्या टू अचीव हिज एंड, वो अमूल्या जो कि बच्चा ही है उसका भी प्रयोग करता है अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए। ही फ्लैटर्स बिमला, वो बिमला को भी भड़काता है, यानी झांसा देता है, जाल में फंसाता है। एंड इंस्टिगेट्स हर, और उसको भड़काता है, टू स्टील मनी फ्रॉम हर ओन होम, कि वो अपने ही घर से पैसा चुराए, टू फाइनेंस द मूवमेंट, उसके आंदोलन में चंदा देने के लिए। ही अरेंजेस टू सिंक द बोट ऑफ मीरजान, मीरजान की नाव को, मीरजान एक नाव वाला है और उसकी नाव को डुबाने की व्यवस्था वो करता है। हु रिफ्यूजेस टू स्टॉप कैरिंग द फॉरेन गुड्स, अब मीरजान क्या है, अपनी नाव में विदेशी सामान को ढोता है, तो ये उससे कहता है कि भाई मीरजान तुम ये विदेशी सामान को मत ढो नाव में, लेकिन वो नहीं मानता तो उसकी नाव को ही डुबो देता है। ही इज़ एन एक्सट्रीमिस्ट, वो एक अतिवादी है। एंड कैन कमिट एनी हेनस क्राइम, और कोई भी गंभीर अपराध कर सकता है। हिज स्पीचेस आर फायरी, उसके भाषण ओजस्वी हैं। एंड अराउज कम्युनल रायट्स, और उसके भाषणों से सांप्रदायिक दंगे भड़कते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे बहुत अच्छे स्पीकर्स हैं और उनकी भाषणों को सुनकर लोग दंगे करने लग जाते हैं, अभी भी हैं बहुत सारे। ही इज़ वेरी इम्पैशन्ड एंड आर्टिकुलेट, वो बहुत ओज से, भावनाओं से भरा हुआ है। एंड आर्टिकुलेट का मतलब होता है भाषण कला में निपुण, बहुत अच्छा वक्ता है। एंड बिमला इज़ मैस्मराइज्ड, और बिमला एकदम मंत्रमुग्ध हो जाती है, बाय हिज पैशन एंड एक्सट्रीम नेशनलिज्म, उसकी ओजस्वीता को देखकर और उसकी जो अतिवादी राष्ट्रवाद है उसको देखकर। निखिल्स मॉडरेट नेशनलिज्म, निखिल का जो उदार राष्ट्रवाद है। एंड ट्रू पैट्रियटिज्म, और सच्ची देशभक्ति है। फेल टू अट्रैक्ट हर, ये उसको यानी बिमला को आकर्षित करने में असफल रहते हैं। निखिल बिलीव्स इन ह्यूमैनिटेरियन एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, निखिल जीवन के प्रति मानवतावादी दृष्टिकोण में विश्वास रखता है। हिज थॉट्स आर मॉडरेट, उसके विचार उदारवादी हैं। हिज नेचर इज टेम्परेट, उसकी प्रकृति उदार है। ही नोज दैट द रेडिकल व्यूज ऑफ संदीप, वो जानता है कि संदीप के अतिवादी विचार आर डेंजरस फॉर द कंट्री, देश के लिए खतरनाक हैं। ही रिलाइज ऑन नॉन वायलेंस, वो अहिंसा में विश्वास करता है। एंड ट्रुथ, और सत्य में विश्वास करता है। टू मेक हिज कंट्री फ्री फ्रॉम द स्लेवरी ऑफ द ब्रिटिश, यानी ब्रिटिशर्स से अपने देश को आज़ादी दिलाने के लिए। संदीप्स फैनाटिकल नेशनलिज्म इज़ नॉट अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम इंडिया इज़ फेसिंग, संदीप की पागलपन से भरी हुई राष्ट्रवादिता कोई सॉल्यूशन नहीं है जो जिस समस्या का सामना भारत कर रहा है, उस समस्या का समाधान संदीप की पागलपन से भरी हुई राष्ट्रवादिता नहीं है। टैगोर इज़ वार्निंग अस, टैगोर हमको चेतावनी दे रहे हैं। अबाउट द इविल्स ऑफ एक्सट्रीमिज्म, अतिवादिता की बुराई के खिलाफ। थ्रू द कैरेक्टर ऑफ संदीप, संदीप के चरित्र के माध्यम से। ब्लाइंड नेशनलिज्म गिव्स वे टू फैक्शनल हेजेमनी, हियरार्की, इनइक्वलिटी, एक्सप्लॉयटेशन एंड बेलिजरेंट आउटलुक, यानी जो अंधी राष्ट्रवादिता है वो गिव्स वे, यानी वो जन्म देती है टू फैक्शनल हेजेमनी, फैक्शंस होते हैं जो समूह होते हैं। आप कह सकते हैं कि गुटवादिता, फैक्शन गुट कह सकते हैं, गुटवादी। हेजेमनी होती है डोमिनेंस, एक किसी ग्रुप की दूसरे ग्रुप पर डोमिनेंस होती है। हियरार्की संस्तरण कहलाता है। इनइक्वलिटी मतलब असमानता होती है। एक्सप्लॉयटेशन शोषण होता है। बेलिजरेंट आउटलुक, बेलिजरेंट होता है जो किसी पर भी अटैक करने को तैयार है, लड़ाकू। और आउटलुक दृष्टिकोण, यानी जब आपके अंदर अंधी राष्ट्रवादिता होती है तो ये सारी चीज़ें पैदा हो जाती हैं, यानी आप
दूसरों से लड़ने को तैयार होते हैं, आप असमानता फैलाते हैं, आप दूसरों को डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, दूसरों का शोषण करने की कोशिश करते हैं। दिस रेडिकल नेशनलिज्म, ये जो अंधी राष्ट्रवादिता है या कट्टरपंथी राष्ट्रवादिता है, अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ लव, ह्यूमनिज्म एंड मॉडर्न पैट्रियोटिज्म, यानी प्रेम, मानवता और आधुनिक देशभक्ति के बैकड्रॉप माने पृष्ठभूमि में ग्लोबल यूनिटी एंड प्रोग्रेसिव पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ इज़ व्हाट ऑक्यूपाइज टैगोर्स द होम एंड द वर्ल्ड, यानी ग्लोबल यूनिटी वैश्विक एकता एंड प्रोग्रेसिव मीन्स प्रगतिवादी कहा जाता है, पर्सपेक्टिव दृष्टिकोण ऑफ लाइफ जिंदगी के प्रति, इज़ वॉट यही वो चीज़ है, ऑक्यूपाइज जो कि अपना स्थान रखते हैं टैगोर्स द होम एंड द वर्ल्ड, टैगोर के इस उपन्यास में। यानी टैगोर के इस उपन्यास में ये दिखाया गया है कि एक तरफ कट्टर राष्ट्रवाद है जो कि सारी बुराइयों को जन्म देता है, एक तरफ उदारवादी राष्ट्रवाद है जो कि प्रेम, मानवता और वैश्विक एकता, इन सारी चीज़ों को जन्म देता है। तो इन दोनों का एक कंपैरिजन है, एक कंट्रास्ट है इस उपन्यास में। अब कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द स्वदेशी मूवमेंट्स, स्वदेशी आंदोलन पर एक शॉर्ट नोट लिखिए। द नॉवेल इज सेट ड्यूरिंग द हाइट ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट, इस उपन्यास की जो पृष्ठभूमि है वो स्वदेशी मूवमेंट की पराकाष्ठा है। द स्वदेशी मूवमेंट इज बॉर्न आउट ऑफ द डिससेटिस्फैक्शन ऑफ बंगालीज एट द अनजस्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल इनटू 2 एडमिनिस्ट्रेशंस बाय द ब्रिटिश इन अक्टूबर 1905। तो अक्टूबर 1905 में जो ब्रिटिशर्स के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था, उसी विभाजन की परिणति थी, उस विभाजन से डिससेटिस्फाइड थे बंगाली लोग, असंतुष्ट थे, और उसकी परिणति हुई थी स्वदेशी आंदोलन में। द ब्रिटिश इंसिस्ट दैट पार्टीशन इज़ नेसेसरी टू मेक गवर्निंग अ मच ईजियर टास्क। ब्रिटिशर्स इस बात पर जोर देते हैं, उन्होंने जोर दिया था कि भाई ये आसानी से रूल करने के लिए, इसको गवर्न करने के लिए, शासन करने के लिए इसका विभाजन आवश्यक था। बट द रियल रीज़न इज़ मच मोर मैकियावेलियन, लेकिन जो वास्तविक कारण है वो मैकियावेलियन है। द ब्रिटिश एम टू डिवाइड इंडियन नेशनलिस्ट टू कीप देयर होल्ड ऑन द कंट्री। ब्रिटिशर्स भारतीय राष्ट्रवादियों को बांटना चाहते हैं ताकि उनकी पकड़ इस देश पर बनी रहे। ये 2-3 बार मैकियावेली का जिक्र आ चुका है। मैकियावेली, आप अगर पॉलिटिकल साइंस आपने पढ़ा है तो परिचित होंगे। वो एक लेखक है जिसने द प्रिंस नाम से एक ग्रंथ की रचना की है, राजनीति शास्त्र का ग्रंथ है वो, और उसमें कुछ राजनीतिक सिद्धांत दे रखे हैं जो कि बड़े चालाकी से और मतलब धोखेबाजी से भरे हुए हैं। मतलब साम दाम दंड भेद जो है ना तरीके राजनीति के, तो उन सब का बड़े अच्छे से वहाँ वर्णन किया गया है। द प्रिंस नाम का ग्रंथ है। तो मतलब मैकियावेलियन का मतलब है कि कोई धोखे से भरा हुआ, चालाकी से भरा हुआ। तो वही यहाँ पर है कि उनका जो उद्देश्य था ब्रिटिशर्स का, वो धोखे से, चालाकी से भरा हुआ था। मतलब किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद के द्वारा वो भारत पर शासन करना चाहते थे, मैकियावेली की नीति को अपना रहे थे वो। The Hindus of Bengal are furious that their country will be divided into an Eastern Muslim majority and a Western Hindu majority. हिंदू बंगाल के वो बहुत नाराज़ थे कि उनके देश को मतलब उनका जो क्षेत्र है, प्रदेश है, उसको बांट दिया गया, मुस्लिम मेजॉरिटी वाला कर दिया गया ईस्ट बंगाल, और जो हिंदू मेजॉरिटी वाला था वो वेस्ट बंगाल हो गया। अभी भी जो ईस्ट बंगाल है वही तो बांग्लादेश है, वो पाकिस्तान को दे दिया गया था 1947 में जब बंटवारा हुआ था, जो कि बाद में बांग्लादेश बना। और वेस्ट बंगाल भारत के हिस्से में आया क्योंकि वहाँ हिंदू मेजॉरिटी थी। द बंगालीज रिबेल विद देयर स्वदेशी मूवमेंट, और बंगाली लोगों ने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से विद्रोह किया। गांधी वॉज अ मेजर
प्रोपोनेंट ऑफ दिस मूवमेंट, गांधी इस आंदोलन के एक मुख्य प्रणेता थे। इन अ नटशेल, अगर संक्षेप में कहा जाए, द स्वदेशी प्रिंसिपल इज ऑल अबाउट इंडियन विलेजेस प्रोड्यूसिंग ऑल द गुड्स नेसेसरी फॉर देयर सर्वाइवल। स्वदेशी आंदोलन का मतलब है कि सारे जो आवश्यक चीज़ें हैं भारत के गाँव के द्वारा प्रोड्यूस की जाएं, जैसे कि पहले हुआ करती थी। भारत मेनली गाँव में बसा हुआ था और एक गांव अपने आप में पूर्ण हुआ करता था, यानी उस गांव में लोहार भी थे, कुम्हार भी थे, जो मतलब जो भी आवश्यकताएं थी गांव की वहीं पूरी हो जाती थी। कपड़ा बुनने वाले कोरी हुआ करते थे और मतलब सारी जातियां गांव में होती थी और सारे काम वहीं हो जाते थे। अगर आपको जूते बनवाने हैं तो आप वहीं गांव में ही बनवा सकते थे, कोई भी चीज़ चाहिए गांव में अवेलेबल थी। तो सेल्फ डिपेंड थे गांव, इंडिपेंडेंट थे, उनको कोई ज़रूरत नहीं थी शहरों की। लेकिन अब जब से ये मतलब अंग्रेज़ी संस्कृति आई और अब तो खैर सब कुछ शहरों पर डिपेंड हो गया है, गांव से सभी लोग शहर को ही भाग रहे हैं। तो ये स्वदेशी मूवमेंट बेसिकली इसीलिए था कि गाँव की जो चीज़ें हैं वो प्रयोग की जाएं, विदेशी चीज़ें प्रयोग न की जाएं। गांधी एंड टैगोर बिलीव्ड इन सेल्फ सफिशिएंसी एंड सेल्फ रिलायंस। गांधी और टैगोर दोनों का ही विश्वास था मतलब कि जो गांव हैं या जो देश है हमारा वो सेल्फ रिलायंस यानी अपने आप में सफिशिएंट है, विदेशों से चीज़ें यहाँ नहीं आनी चाहिए। दिस सेल्फ रिलायंस वुड नेचुरली परपेचुएट सेल्फ डिग्निटी एंड इन टर्न नेशनल डिग्निटी। अगर आत्म केंद्रित होगा, अपने आप पर ही डिपेंडेंट होगा हमारा देश, तो जाहिर सी बात है एक राष्ट्रीय गौरव की भावना विकसित होगी। द ब्रिटिश और जो अंग्रेज़ लोग थे ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर बिलीव्ड, वो विश्वास करते थे इन सेंट्रलाइज्ड एंड इंडस्ट्रियलाइज्ड मास प्रोडक्शन, नॉट प्रोडक्शन बाय द मासेस। कि जो प्रोडक्शन हो, जो उत्पादन हो वो इंडस्ट्रियलाइज्ड हो यानी औद्योगिक स्तर पर हो, न कि प्रोडक्शन बाय द मासेस यानी जो जनता है वो चीज़ों का उत्पादन करे, बल्कि इंडस्ट्रीज़ हों, फैक्ट्रीज़ लगाई जाएं और बड़े लार्ज स्केल पर चीज़ों का उत्पादन हो। द स्वदेशी मूवमेंट वॉज लार्जली अ बायकॉट ऑफ ब्रिटिश एंड फॉरेन गुड्स। जो स्वदेशी आंदोलन था उसमें विदेशी चीज़ों का और या खासकर ब्रिटिश चीज़ों का बायकॉट किया गया था। द आइडिया वॉज टू यूज़ ओनली इंडियन मेड गुड्स। विचारधारा ये थी कि केवल भारत में बनी हुई चीज़ों का प्रयोग किया जाए। संदीप वॉज एन एक्सट्रीमिस्ट लीडर इन द स्वदेशी मूवमेंट। संदीप एक अतिवादी नेता था स्वदेशी आंदोलन का। निखिल्स नेशनलिज्म वॉज मॉडरेट। निखिल की राष्ट्रभक्ति एक उदारता से भरी हुई थी। टैगोर एक्सप्लोर्स द प्रोस एंड कॉन्स ऑफ दीज टू अप्रोचेस। अब टैगोर यहाँ पर हानि लाभ बताते हैं इन दोनों दृष्टिकोणों का टुवर्ड्स दिस मूवमेंट, इस आंदोलन के प्रति, एंड टुवर्ड्स लाइफ और जीवन के प्रति। इन दोनों आंदोलनों की लाभ हानि टैगोर यहाँ दिखाते हैं। एक क्वेश्चन ये और देख लीजिए, डिस्कस द रोल ऑफ बाड़ा रानी इन द नॉवल। इस उपन्यास में बाड़ा रानी की क्या भूमिका है? बाड़ा रानी इज़ विमला सिस्टर इन लॉ। विमला की सिस्टर इन लॉ हैं यानी जेठानी हैं बाड़ा रानी। शी इज़ अ यंग विडो। वो एक युवा विधवा हैं। हर रोल इन द नॉवल इज़ नॉट सिग्निफिकेंट। उनका जो रोल है इस उपन्यास में वो महत्वपूर्ण नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है, वो एक तरीके से फॉयल कैरेक्टर हैं। ये तो यहाँ किताब में थोड़ा सा गलत दे रखा है। उनका रोल इम्पोर्टेंट मुझे तो इसलिए लगता है, मुझे पर्सनली इम्पोर्टेंट लगता है, जिसने ये किताब लिखी है उसको नहीं लगा होगा कि वो एक फॉयल कैरेक्टर के रूप में हैं, यानी जस्ट अपोजिट हैं। वो ये चीज़ दिखाती भी हैं जब मतलब कि विमला एंजॉय कर रही है अपने लाइफ को, उसका पति उससे प्रेम करता है और उसका ख्याल रखता है, उसके लिए इंग्लिश टीचर रखता है, सब कुछ करता है, तो वो अपना दिन याद करती है क्योंकि उसके पति ने उसको कभी प्रेम नहीं किया। उसका पति बाहर ही घूमता रहता था, मतलब दूसरी महिलाओं से संबंध थे उसके पति के, और बाद में उसका पति बीमार रहता है। 3 दिन तक वो मतलब बेहोश ही रहता है और बहुत सेवा करती हैं बाड़ा रानी अपने पति की जब वो बीमार होता है। तो अच्छा 3 दिन की सेवा के बाद जब वो आँख खोलता है और बाड़ा रानी को देखता है तो पूछता है तुम कौन हो?
यानी वो अपनी पत्नी को पहचानता तक नहीं है, इतना ज़्यादा वो बाहर महिलाओं से संबंध रखता है, इस तरीके इतना ज़्यादा बाहर रहता है। तो ये बात बाड़ा रानी को कचोटती है, क्योंकि अब निखिल और बिमला, उनके संबंध तो बहुत अच्छे हैं, वो एक दूसरे को बहुत प्रेम करते हैं। तो इनका रोल यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। वो अक्सर जब देखती हैं उसको, बिमला को, के उसके संदीप के साथ भी रिलेशंस हो रहे हैं, तो वो ताने मारती हैं, है ना। वो कोशिश करती हैं कि ऐसा ना हो, लेकिन वो वही संबंध डेवलप हो जाता है। तो मेरे हिसाब से उनका रोल इम्पोर्टेंट है। हैज़ अ स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप, उसका एक तना हुआ संबंध है, मतलब तनाव से भरा हुआ संबंध है विद बिमला, बिमला के साथ। शी ऑलवेज हर्ट्स बिमला एंड एब्यूजेस हर, वो हमेशा बिमला को चोट पहुंचाती है, मतलब शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से आघात करती है और उसको गाली देती है। शी इज़ मैनिपुलेटिव एंड विंडिक्टिव टूवर्ड्स हर, वो उसके प्रति ईर्ष्या से और बदले की भावना से भरी हुई है। शी ऑलवेज फाइंड्स वेज टू इंसल्ट हर, वो हमेशा कोई ना कोई तरीका निकाल लेती है उसकी इंसल्ट करने की, उसकी बेइज्जती करने की। शी टोन्ट्स बिमला फॉर हर रिलेशनशिप विद संदीप, वो ताना मारती है बिमला को संदीप से संबंध को लेकर। अब ये तो ताना मारने वाली बात है ही ना। एक मान लीजिए जेठानी है, वो विधवा है, उसका पति भी नहीं है, और इधर इसका पति होते हुए भी दूसरे व्यक्ति से संबंध रख रही है, तो जाहिर सी बात है कोई भी ताना मारेगा। शी टेक्स एडवांटेज ऑफ निखिल्स काइंडनेस नोइंग दैट ही विल नॉट रिटेलिएट फॉर हर ट्रीटमेंट ऑफ बिमला, वो निखिल की दयालुता का फ़ायदा उठाती है, क्योंकि वो जानती है कि वो बिमला के साथ कुछ भी व्यवहार करे, निखिल उसका बदला नहीं लेगा। इन द फाइनल चैप्टर, अंतिम अध्याय में, निखिल रियलाइजेज दैट दिस रिसेंटमेंट इज़ बिकॉज शी फील्स लोनली आफ्टर हर हस्बैंड्स डेथ, तो निखिल को ये अनुभव होता है कि वो अकेलापन महसूस करती है अपने पति की मृत्यु के बाद। तो ये स्वाभाविक है ना, कि वो तो इतना अकेलापन महसूस कर रही है और दूसरी तरफ बिमला ऐसा कर रही है, तो नेचुरल सी बात है। इन द बिगिनिंग ऑफ द नॉवल, उपन्यास की शुरुआत में, शी इज़ अ जेलस एंड सार्कास्टिक वूमन, वो एक ईर्ष्या से भरी हुई और व्यंग कसने वाली महिला है। बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द नॉवल, लेकिन उपन्यास के अंत में, वी सी हर इन अ न्यू फॉर्म, हम उसको एक नए रूप में देखते हैं, फुल ऑफ कंपैशन फॉर बिमला एंड निखिल, बिमला और निखिल के लिए दया से भरी हुई। वैन शी, लेकिन यहाँ भी ये दया से भरी हुई नहीं है, क्योंकि वो जो डायलॉग है जहाँ पर वो चिल्लाती है, निखिल की जब डेड बॉडी आती है तो वो चिल्लाती है कि बिच, मतलब चुड़ैल, तूने ही वहाँ भेजा था ना निखिल को, तो बिमला के प्रति तो दया नहीं है। वैन शी फाइंड्स बिमला प्रिपेयरिंग केक फॉर हर, शी फील्स डिसअपॉइंटेड, यानी जब वो बिमला को केक तैयार करते हुए देखती है अपने लिए, तो वो निराश अनुभव करती है। बाय द एंड ऑफ द नॉवल, बिमला एंड रानी डेवलप अ फ्रेजाइल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच अदर, यानी उपन्यास के अंत में बिमला और रानी एक दूसरे को मतलब नाजुक तरीके से समझ लेती हैं। वंस बिमला एक्ट्स सबसर्वियंटली टू रानी, एक बार बिमला विनम्रता का व्यवहार करती है रानी को, हर टोन्स बिकम फ्यूअर, तो उसके जो उलाहने हैं वो कम हो जाते हैं। एंड शी बिकम्स अ लिटिल काइंड टू विमला, और वो विमला के प्रति थोड़ी दयालु हो जाती है। हाँ, इतना थोड़ा सा ये चेंज तो आता है, लेकिन इसमें बाड़ा रानी का मुझे उतना दोष नहीं लगता, क्योंकि उसकी जो परिस्थितियां हैं, ऐसी परिस्थितियों में कोई भी सामान्य महिला ऐसा व्यवहार करेगी जैसा कि बाड़ा रानी करती हैं। तो मेरे हिसाब से तो उनका जो रोल है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और वो एक फॉयल कैरेक्टर के तौर पर काम करती हैं। और अब कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देखते हैं। पहला सवाल, हु रोट द होम एंड द वर्ल्ड, तो ये तो आप परिचित ही हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर का उपन्यास है। हु नरेट्स द स्टोरी, तो ये कहानी को नरेट कौन करता है, तो ये कहानी थोड़ी ऑसिलेट होती रहती है बिमला, निखिल और संदीप के बीच में। मेनली बिमला के द्वारा नरेट की गई है, और शुरुआत भी बिमला से होती है ना, तो बिगिंस विद बिमला, तो इस कहानी का जो नरेशन है वो बिमला से ही होता है। When was the Home and the World published? The Home and the World का प्रकाशन कब हुआ, तो ये उपन्यास 1916 में प्रकाशित हुआ। When is the story set? ये कहानी कब, किस
ईयर में, किस साल में सेट है, तो ये 1907-8 में सेट है। और वो कैसे पता चलता है कि मैंने आपको बताया था कि जिस दिन निखिल उसको चार दीवारी से बाहर निकाल कर लाते हैं, विमला को, अपनी पत्नी को, वो तारीख वहाँ पर दिखाई जाती है 15 नवंबर 1907। तो उससे जाहिर होता है कि ये जो घटनाएं हैं 1907 और 8 के बीच की हैं। तो इसलिए इसकी ये डेट सही है, 1907-8, यानी कि ए सही जवाब होगा इसका। हु इज़ बाड़ा रानी इन द नॉवल? उपन्यास में बिमला, ये बाड़ा रानी कौन है? ये बिमला की सिस्टर इन लॉ हैं, यानी जेठानी हैं, वो ये दिख ही रहा है। लेकिन इन्होंने एक बड़ी गड़बड़ कर दी, निखिल सिस्टर इन लॉ। निखिल की भी तो भाभी हैं वो, निखिल सिस्टर इन लॉ, ये बड़ी गड़बड़ कर दी है। चलो, हु इज़ मिस जिल्वी? लेकिन अब कहीं ये निखिल की बहन दे रखी है, यानी ननद के साथ भी ऐसे ही संबंध होते हैं, जो जेठानी के साथ और ननद के साथ। तो समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पर इन्होंने इस तरीके का क्यों दे दिया है। अगर आप, लेकिन अगर ऐसा हो तो फिर आप बिमला की सिस्टर इन लॉ का ही लगाइए, है ना। ये ही सही जवाब होगा, विमला की सिस्टर इन लॉ हैं, क्योंकि ननद और जेठानी और देवरानी इन सब के लिए एक ही टर्म है इंग्लिश में, तो सिस्टर इन लॉ। हमारे यहाँ तो देवरानी, जेठानी, ननद अलग अलग टर्म्स हैं, लेकिन उनके यहाँ सिस्टर इन लॉ ही हैं, तो विमला की सिस्टर इन लॉ है वो। तो ये आप लगाइएगा। हु इज़ मिस जिल्वी? मिस जिल्वी कौन है? मैंने इनके बारे में पहले ही बताया था आपको, एन इंग्लिश टीचर हैं, जो कि निखिल ने अपनी पत्नी को पढ़ाने के लिए रखा है इनको, और ये म्यूज़िक भी सिखाती हैं, ना केवल उसको इंग्लिश बोलना पढ़ना सिखाती हैं, बल्कि म्यूज़िक भी सिखाती हैं। हु इज़ चंदन? ये चंद्रनाथ बाबू हैं। तो ये चंद्रनाथ बाबू कौन है? ये निखिल के टीचर हैं। हु इज़ द पॉलिटिकल, व्हाट इज़ द पॉलिटिकल मूवमेंट इन दिस नॉवल? इस उपन्यास में किस राजनीतिक आंदोलन की बात की गई है? तो बहुत बार आया है, तो आपको याद ही होगा, स्वदेशी मूवमेंट की बात इसमें हुई है। व्हाट डज निखिल वांट फॉर बिमला? निखिल बिमला के लिए क्या चाहता है? तो इसका सही जवाब ए है, ही वॉन्ट्स हर टू बिकम अ मॉडर्न वुमन। निखिल चाहता है कि बिमला एक आधुनिक महिला बने, तो यहाँ भी सही जवाब ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द फर्स्ट प्रोविंस टू बी कॉलोनाइज्ड बाय द ब्रिटिश? तो ब्रिटिशर्स के द्वारा पहला कॉलोनाइज किए जाने वाला क्षेत्र कौन सा था? तो ये बंगाल था। वाई डिड स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट? स्वदेशी मूवमेंट शुरू क्यों हुआ था? स्वदेशी मूवमेंट स्टार्टेड अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905, यानी 1905 में बंगाल का जो विभाजन हुआ उसके खिलाफ स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। तो ये ए पहला ही सही जवाब है। व्हाट वाज द पार्टीशन ऑफ बंगाल? बंगाल का विभाजन क्या था? ईस्ट बंगाल वेंट टू मुस्लिम्स एंड वेस्ट बंगाल वेंट टू द हिंदूज। इसमें जो पूर्वी बंगाल था वो मुसलमानों को दिया गया, और जो पश्चिमी बंगाल था वो हिंदुओं को दिया गया। फिर है, हु बेनिफिटेड फ्रॉम द पार्टीशन ऑफ बंगाल? किसका फ़ायदा हुआ बंगाल के पार्टीशन से? तो वैसे जो यहाँ पर दिखाया गया है उपन्यास में, वो तो ये दिखाया गया है कि मुसलमानों को फ़ायदा हुआ, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि न हिंदुओं को फ़ायदा हुआ, न मुसलमानों का फ़ायदा हुआ। फ़ायदा तो अंग्रेज़ों का हुआ, लेकिन अब हमें उपन्यास के अनुसार चल रहा है, तो उसके अनुसार मुसलमानों का फ़ायदा हुआ। डिड रिच हिंदू सपोर्ट स्वदेशी? क्या जो रिच धनी हिंदू थे उन्होंने स्वदेशी का समर्थन किया था? तो हाँ, इसका जवाब होगा यस, हाँ, धनी हिंदुओं ने स्वदेशी का समर्थन किया था। डिड रिच मुस्लिम सपोर्ट स्वदेशी? धनी मुसलमानों ने स्वदेशी का समर्थन किया था, तो इसका जवाब नो होगा, धनी मुसलमानों ने स्वदेशी का समर्थन नहीं किया था। डिड पुअर हिंदूज एंड पुअर मुस्लिम सपोर्ट स्वदेशी? यानी जो गरीब हिंदू और गरीब मुसलमान थे, क्या उन्होंने स्वदेशी का समर्थन किया था? तो इसका जवाब होगा नो, क्योंकि जो सामान आते थे विदेशों से वो सस्ते हुआ करते थे, तो हिंदू और
मुसलमान, दोनों में ही जो गरीब तबका था उनके लिए वो सुलभ थे, यानी सस्ते दामों पर मिल जाते थे तो वो उनको खरीदते बेचते भी थे और ख़ुद भी यूज़ करते थे, तो उन्होंने स्वदेशी का सपोर्ट नहीं किया था। इसका जवाब नो होगा। फिर है हाउ डिड स्वदेशी सक्सीड इफ़ सो मैनी ग्रुप्स कुडंट सपोर्ट इट, यानी जब इतने ग्रुप्स ने इसको सपोर्ट नहीं किया तो भी स्वदेशी कैसे सफल हुआ। इट सक्सीडेड बिकॉज ऑफ द मोस्ट पावरफुल पीपल, वो सफल इसलिए हुआ कि इसके समर्थन में जो लोग थे वो बहुत ताकतवर थे, भले ही कम थे लेकिन पावरफुल थे, इसलिए सफल रहा। वॉट डू द डाइंग फ्लावर्स ऑन द पिक्चर फ्रेम रिप्रेजेंट, तस्वीर के फ्रेम में जो मुरझाते हुए फूल हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं। द डाइंग रिलेशनशिप बिटवीन निखिल एंड विमला, निखिल और विमला के बीच जो मरता हुआ मुरझाता हुआ संबंध है ये उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, उसको सिम्बोलाइज करते हैं, तो हमारा जवाब होगा ए। फिर है हाउ मच मनी डज संदीप आस्क विमला टू गेट, यानी संदीप विमला से कितने पैसे चुराने को कहता है, तो वो 50,000 रुपये मांगता है कि भाई मुझे 50,000 रुपये चाहिए। हाउ मच डज विमला एक्चुअली गेट हिम, और कितने रुपए वास्तव में विमला उसको देती है, वो 6,000 रुपये ही चुरा पाती है, 6,000 रुपये ही दे पाती है। फिर है हु इज़ पांचू, पांचू कौन है। पांचू इज़ अ लो कास्ट पुअर हिंदू हु ट्रेड्स फॉरेन मेड क्लोथ्स फॉर मनी, तो पांचू एक गरीब हिंदू है जो कि विदेशी कपड़े बेचता है पैसे प्राप्त करने के लिए, यानी अपनी जीविका चलाने के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, हु इज़ मीरजान, मीरजान कौन है। ये एक मीरजान इज़ अ पुअर मुस्लिम बोटमैन, तो जो बी सही जवाब है, एक गरीब नाव वाला है जो कि मुसलमान है, उसकी नाव डुबा दी जाती है। तो आपने अच्छा ये चीज़ कहीं भी नोटिस कीजिए, अगर अपनी लाइफ में आपने दंगे देखे हैं, मैंने तो देखे हैं, 92 में दंगे हुए थे जब बाबरी मस्जिद के जो झगड़ा हुआ था, हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे, तो हर दंगे में जो तबका सबसे ज़्यादा सफ़र करता है वो है गरीब, उन्हीं को भड़काया जाता है, उन्हीं से दंगे करवाए जाते हैं, गरीब ही मरते हैं और गरीब ही मारते हैं। आपने कभी किसी बड़े नेता को, किसी डॉक्टर को, प्रोफेसर को, इंजीनियर को दंगे में जाते हुए नहीं देखा होगा, ना वो मरते हैं ना वो मारते हैं, और बड़े नेता भी नहीं, ना कोई बड़ा नेता मरता है ना मारता है, लेकिन उनके भाषणों से, उनके भड़काऊ भाषणों से गरीब ही भड़कते हैं और गरीब ही मरते हैं, वही मारते हैं। तो ये यहाँ आप उपन्यास में भी देख रहे हैं कि जो सफ़र करते हैं, अब ये जो पांचू है, पांचू गरीब हिंदुओं का रिप्रेजेंटेटिव आप उसको मान लीजिए, और जो मीरजान है उसको आप गरीब मुसलमानों का रिप्रेजेंटेटिव मान लीजिए। तो पांचू और मीरजान जैसे लोग ही सफ़र करते हैं, उन्हीं का नुकसान होता है, उन्हीं के घर लूटे जाते हैं, उन्हीं के घरों में आग लगाई जाती है, उन्हीं की महिलाओं के साथ दुराचार किया जाता है। अमीरों का तो सब कुछ सुरक्षित होता है ना। पार्टीशन हुआ था भारत का, तब भी यही हुआ था कि सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ वो गरीबों का ही हुआ था। तो लेकिन समझ में नहीं आता लोगों को कितना, हम लोग तो खैर क्या समझा सकते हैं, आप बच्चे लोग हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप समझा सकते हैं, आप कर्णधार हैं, आप फ्यूचर हैं इस देश का, तो जितना हो सके आप इन उदाहरणों को देखकर अपने आसपास के समाज को समझाइए कि जो सामाजिक समरसता है, सामाजिक एकता है, वही हमारे देश की प्रगति का आधार बन सकती है। खैर चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डज विमला फील आफ्टर स्टीलिंग मनी फॉर संदीप, यानी संदीप के लिए पैसे चुराने के बाद विमला कैसा महसूस करती है। शी लूजेज रेस्पेक्ट फॉर संदीप, और शी फील्स अशेम्ड ऑफ हर सेल्फ, शी फील्स गिल्टी, शी फील्स दैट शी इज़ सर्विंग हर नेशन। यहाँ पे पता है ये तीनों जवाब सही हैं वैसे तो, उसको गिल्टी भी फील होता है, अपने आप पर शर्म भी आती है, और वो संदीप के लिए उसका रेस्पेक्ट भी ख़त्म हो जाता है। तो हालांकि जवाब तो ये तीन सही हैं, लेकिन अब हमें तो एक ही लगाना है क्योंकि यहाँ ऐसा ऑल द एबव यहाँ देना चाहिए था, डी का जो देना चाहिए था ऑप्शन, ऑल द एबव देना चाहिए था। तो अब हम यहाँ लगाएंगे ए, क्योंकि ये सबसे बड़ी बात है कि उसके मन में जो रेस्पेक्ट था संदीप के प्रति वो ख़त्म हो जाता है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द ऑथर्स स्टाइल इन द होम एंड द वर्ल्ड। इस शैली क्या है लेखक की इस उपन्यास में। तो फर्स्ट पर्सन नैरेटिव शैली है, स्टाइल है। हु इज़ प्रोटैगनिस्ट इन द नॉवल। तो प्रोटैगनिस्ट यानी मुख्य पात्र होता है, और मुख्य पात्र आपको मालूम ही है कि बिमला इस उपन्यास की मुख्य पात्र है। हु इज़ एंटेगोनिस्ट इन द नॉवल। इस उपन्यास का एंटेगोनिस्ट निगेटिव मुख्य पात्र होता है, नकारात्मक जो मुख्य पात्र होता है, निगेटिव मेन कैरेक्टर, तो वो संदीप है, खलनायक आप कह सकते हैं, वो संदीप है। फिर है हु इज़ थाको इन द नॉवल। इस उपन्यास में थाको कौन है, सर्वेंट टू रानी, रानी की सेविका है। फिर देखिए हु इज़ खेमा, खेमा कौन है, ये सर्वेंट ऑफ बिमला, बिमला की सेविका है। हु इज़ ननकू, ननकू कौन है, ये एक गार्ड है, चौकीदार है। व्हाट इज़ द टाइटल गिवन टू बिमला बाय संदीप, संदीप के द्वारा बिमला को क्या टाइटल दिया गया है, क्वीन बी यानी रानी मधुमक्खी का टाइटल देता है संदीप। व्हाट इज़ द बंगाली टाइटल ऑफ द होम एंड द वर्ल्ड। तो द होम एंड द वर्ल्ड जो कि अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट है, उसका बंगाली शीर्षक क्या है, ये मैंने आपको बताया ही था, घरे बाहिरे ना। तो घरे बाहिरे ये ए सही है टाइटल, और इसी नाम से फिल्म भी बनी है, आप देख लीजिएगा, बंगाली भाषा में है, लेकिन इंग्लिश सब टाइटल्स उसमें दे रखे हैं तो आपको समझ आ जाएगी। हु ट्रांसलेटेड द बुक इनटू इंग्लिश। अंग्रेज़ी में ट्रांसलेशन किसने किया था, तो ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, सुरेंद्रनाथ टैगोर ने किया था, जो कि लेखक के भतीजे थे, नेफ्यू थे, तो ए सही इसका उत्तर है। द नॉवल वॉज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश इन 1919 में इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ था, और 1916 में ये लिखा गया था। तो ये दोनों अलग डेट्स हैं। तो जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो इसके पब्लिकेशन का ईयर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी 1916 जिसमें ये पब्लिश हुआ था। ट्रांसलेशन इसका 1919 में हुआ था, तो वो उतना फिर भी दिमाग में रखिएगा, उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है। फिर है टैगोर वन साहित्य एकेडमी फॉर। साहित्य एकेडमी अवार्ड टैगोर को गीतांजलि पे मिला। रविन्द्रनाथ टैगोर वॉज बोर्न इन। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 1861 में हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टर्स ऑफ टैगोर बिकेम ए नॉवलिस्ट। यानी टैगोर की इनमें से कौन सी बहन उपन्यासकार बनी। तो स्वर्ण कुमारी हैं जो कि उपन्यासकार बनी, तो जवाब सी रहेगा। हु इज़ रेफर टू एज द बार्ड ऑफ बंगाल। यानी बंगाल का गायक किसको कहा जाता है, रविन्द्रनाथ टैगोर को ही बार्ड ऑफ बंगाल कहा जाता है। फिर है हु इज़ द फर्स्ट इंडियन टू विन द नोबेल प्राइज़। तो नोबेल प्राइज़ जीतने वाले पहले भारतीय वो भी रविन्द्रनाथ टैगोर थे। रविन्द्रनाथ फादर इज़। रविन्द्रनाथ के पिताजी कौन थे, देवेंद्रनाथ टैगोर थे, यानी बी सही जवाब है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है टैगोर वॉज बोर्न एट। टैगोर कहाँ पैदा हुए थे, तो इसका सही जवाब है कोलकाता। जोरासांको एक जगह है कोलकाता में, वहाँ जोरासांको जगह पर पैदा हुए थे। द नेम ऑफ टैगोर्स मदर इज़। टैगोर की माँ का नाम शारदा देवी था। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द नेम ऑफ टैगोर्स वाइफ। टैगोर की पत्नी का नाम उनकी पत्नी का नाम मृणालिनी देवी था, तो यहाँ सही जवाब होगा डी। फिर है एट विच एज टैगोर स्टार्टेड राइटिंग पोइम्स। तो टैगोर 8 साल की उम्र से ही कविताएं लिखने लगे थे, ए जवाब होगा। एट विच एज टैगोर रिलीज हिज फर्स्ट पोइम। तो टैगोर ने 16 वर्ष की अवस्था में अपनी पहली पोइम रिलीज़ की। व्हाट इज़ टैगोर स्यूडोनिम। टैगोर का जो स्यूडोनिम है वो क्या है, उपनाम क्या है। तो उन्होंने भानु सिम्हा स्यूडोनिम से लिखना शुरू किया था, तो ये भानु सिम्हा उनका स्यूडोनिम था, उपनाम था। व्हेन डिड टैगोर फर्स्ट पब्लिश हिज राइटिंग अंडर हिज रियल नेम। अपने वास्तविक नाम को प्रयोग करते हुए उन्होंने सबसे पहले कब प्रकाशन किया, तो ये उन्होंने किया 1877 में। फिर है टैगोर्स ब्लैंक स्पेस हैड डाइड इन हिज अर्ली चाइल्डहुड। तो टैगोर की माँ का निधन हो गया था जब वो छोटे ही थे, तो यहाँ जो जवाब है वो बी रहेगा। फिर अगला सवाल देखिए, इन विच ईयर टैगोर पास्ड अवे। किस सन में टैगोर की मृत्यु हुई, तो ये 1941 में उनकी मृत्यु हुई।
इन विच मंथ टैगोर डाइड, किस महीने में टैगोर की मृत्यु हुई, तो अगस्त के महीने में उनकी मृत्यु हुई। व्हेन वॉज द होम एंड द वर्ल्ड पब्लिश्ड, ये बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। तो 1916 में ये उपन्यास प्रकाशित हुआ। इस डेट को तो आप ज़रूर याद रखिएगा। और अब ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करूँगी। धन्यवाद।